हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। आइए आज बात करते हैं 17 जुलाई 2026। आइए आज पढ़ते हैं आज की न्यूज़ के बारे में, डिटेल्स एनालिसिस पढ़ते हैं कि दोस्तों कि आज द हिंदुस्तान, द इंडियन एक्सप्रेस और नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान और जनसत्ता से लिया गया है। 3-4 न्यूज़ लिया गया है दोस्तों। इसके साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी लिया गया है, पीटी और मेंस के लिए लिया गया, साथ-साथ हर टॉपिक के साथ लिया गया है दोस्तों। कि पहला न्यूज़ है कि भारत की खुदरा मुद्रास्फीति रेट इन्फ्लेशन की स्थिति जो दिखाई गया है। और पहला न्यूज़ था कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र केकेएनपीपी में डेटा लीक। दूसरा था भारत का खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन की स्थिति। आइए जानते हैं दोनों न्यूज़ के बारे में, डिटेल्स एनालिसिस पढ़ते हैं। उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पढ़ते हैं, पीटी प्लस मेंस के लिए दोनों हर टॉपिक के साथ पीटी प्लस मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस दिया गया है दोस्तों कि इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। आइए पहला न्यूज़ था क्या कि परमाणु एडिटोरियल्स का है, ये द हिंदू का एडिटोरियल से लिया गया है कि परमाणु सुरक्षा डेटा उल्लंघन क्या है। इस न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं कि ये इस टॉपिक को जीएस3 आंतरिक सुरक्षा और साइंस अटैक से और साइबर सुरक्षा से भी जोड़ सकते हो इस टॉपिक को। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि मुख्य बात है कि तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में डेटा लीक की घटना को एक सामान्य साइबर घटना नहीं माना जा सकता, बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी की गंभीर मामला है। भले ही लीक की गई फाइलें केवल पारंपरिक बुनियादी ढांचे कन्वेंशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, लेकिन विरोधी देश या हैकर्स इनका उपयोग प्रणालियों, आपूर्तिकर्ताओं या परिचालन या निर्भरताओं को मैप करने के लिए कर सकते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जवाबदेही की कमी। एडिटोरियल सुरक्षा कर्मियों को तुरंत ठीक करने और जवाबदेही तय करने के लिए एक समयबद्ध स्वतंत्र जांच की मांग करता है। पारदर्शी संरचना। परमाणु जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार ने जनता और हितधारकों के साथ पारदर्शी संवाद बनाए रखना चाहिए ताकि अफवाहों को रोका जा सके। साइबर फिजिकल थ्रेट क्या है। साइबर फिजिकल थ्रेट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे परमाणु संयंत्र पर साइबर हमला सीधे देश की संप्रभुता को चुनौती देता है। तो क्या देता है दोस्तों? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे परमाणु संयंत्र पर साइबर हमला क्या देते हैं? देश की संप्रभुता चुनौती देता है। दूसरा न्यूज़ है कि भारत की खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन क्या है कि ब्रीचिंग द टारगेट ऑन द इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन। इस टॉपिक को भारतीय अर्थव्यवस्था विकास और मौद्रिक नीति से जोड़ सकते हो, जीएस3 से रिलेटेड है। मुख्य बातें पढ़ते हैं। भारत की बढ़ती खुदरा मुद्रास्फीति सीपीआई और इसके नीतिगत प्रभावों पर केंद्रित है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्य लक्ष्य खुदरा महंगाई को 4% प्लस में 2% की दायरे में रखना। हालांकि खाद्य सुरक्षा की कीमतों में अस्थिरता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के कारण महंगाई दर लक्षित सीमा को पार कर रही है और जो आर्थिक सुधार के लिए जोखिम पैदा करती है। परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु क्या है कि खाद्य महंगाई, फूड इन्फ्लेशन। मुख्य हेडलाइंस मुद्रास्फीति के बढ़ने से प्राथमिक कारण सब्जियों, दालें, अनाजें की कीमतें में लगातार हो रही वृद्धि और मौद्रिक नीति का रुख। मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर पर रहने के कारण आरबीआई द्वारा ब्याज दरों या रेपो रेट में कटौती की संभावना कम हो जाती है और जिससे बाजार में तरलता लिक्विडिटी प्रभावित होती है। और आर्थिक स्थिरता क्या है? सतत विकास सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए मुख्य मूल्य स्थिरता शर्त क्या है? विशेषकर कम आय वाले परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए। अभ्यास प्रश्न क्या है कि प्रीलिम्स के लिए कि कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र केकेएनपीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा नहीं होगा, इसका आंसर पहला और तीसरा हो जाएगा। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में स्थित भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। हालांकि इसे रशिया द्वारा सहयोग से बनाया गया, न कि अमेरिका के द्वारा। दोस्तों इसको याद रखना, जो तमिलनाडु के कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र है किसके द्वारा बनाया गया? रशिया के द्वारा। अमेरिका के द्वारा नहीं दोस्तों, रशिया के द्वारा बनाया गया है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि आपके एग्जाम में की क्वेश्चन प्रैक्टिस है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा से रिलेटेड। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों जैसे महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में डेटा उल्लंघन। केवल एक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों जैसे महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में डेटा उल्लंघन केवल एक तकनीकी विफलता नहीं बल्कि एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम है। हाल ही में घटनाओं के आलोक में विश्लेषण कीजिए कि भारत में ऐसे बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए मजबूत उपायों को सुझाव दीजिए। 250 वर्ड 15 अंक के। आइए पढ़ते क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं। इसको कैसे मॉडल आंसर करना है कि सबसे पहले भूमिका में क्या डालना है कि कुंडनकुलम डेटा की लीक हाल या साइबर सुरक्षा घटनाओं के संदर्भ में देते हुए उत्तर की शुरुआत करें। महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे सीआईए को परिभाषित करें। बॉडी में क्या देना है कि जोखिम बताएं कैसे बुनियादी ढांचे या फाइलों की लीक होना भी दुश्मनों के सिस्टम मैपिंग और सप्लाई चेन हमलों या सप्लाई चेन अटैक में मदद करता है। और चुनौतियां भारत में साइबर सुरक्षा रूटीन की कमी या पुरानी प्रणालियों या सार्वजनिक संचार की कमी को रेखांकित करता है। सुझाव या उपाय क्या है? सर्ट इन या एनसीआईआईपीसी को मजबूत करना और नियमित एयर गैपिंग जांच, स्वतंत्र समयबद्ध सुरक्षा ऑडिटिंग तथा उन्नत क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को अपमान। निष्कर्ष में क्या देखते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक स्तर पर भारत की तकनीकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए साइबर लचीलापन बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हैं। आइए इसका आंसर और डिटेल से पढ़ते हैं कि मॉडल आंसर पूरा पढ़ते डिटेल से कि कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र केकेएनपीपी पर हुआ साइबर हमला महत्वपूर्ण डेटा लीक किया दर्शाता है कि डिजिटल युग में युद्ध का मैदान बदल चुका है। महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सीआईए को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 17A के तहत ऐसे कंप्यूटर संसाधन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके नष्ट होने या अक्षम होने का राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। और परमाणु संयंत्रों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में डेटा उल्लंघन केवल एक तकनीकी खराबी नहीं बल्कि संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक प्रत्यक्ष चुनौती है। मुख्य भाग क्या है कि बॉडी राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। ये सिस्टम मैपिंग क्या है? सिस्टम मैपिंग डेटा लीक होने से दुश्मन देशों या साइबर अपराधियों संयंत्र के आंतरिक नेटवर्क या डिजाइन या परिचालन प्रणालियों ICS, SCADA को प्रिंटिंग या मैपिंग करने का मौका मिलता है। सप्लाई चेन अटैक लीक हुई जानकारी का आरोप करके हमलावर उन तृतीय पक्ष वेंडरों या सॉफ्टवेयर प्रदाताओं को निशाना बनाते हैं जो परमाणु संयंत्र को सेवाएं दे रही हैं। भौतिक तबाही का डर। परमाणु संयंत्रों के परिचालन नेटवर्क OT से छेड़छाड़ के कारण रिएक्टर नियंत्रण खो सकते हैं और जिससे रेडियोधर्मी रिसाव या फुकुशिमा जैसी गंभीर आपदाएं हो सकती हैं।
रणनीति या ब्लैकमेल, महत्वपूर्ण डेटा का नियंत्रण दुश्मनों के हाथ में जाने से युद्ध या तनाव की स्थिति में देश को रणनीतिक रूप से पंगु बनाया जा सकता है। भारत के समक्ष मौजूद चुनौतियां क्या, चैलेंज इन इंडिया कि साइबर सुरक्षा ऑडिटिंग की कमी, अधिकांश महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में नियमित कठोर या उन्नत स्तर के सुरक्षा ऑडिटिंग का अभाव है। पुरानी प्रणालियां क्या है, लीगेसी सिस्टम, भारत के कई बुनियादी ढांचे अभी भी पुराने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर चल रहे हैं, और जिसमें आधुनिक जटिल मेलवेयर जैसे अष्टकसन नेट या ट्री के ट्रैक से लड़ने की क्षमता नहीं है। अपारदर्शी सार्वजनिक संचार, किसी भी डेटा या उल्लंघन की घटना के बाद पारदर्शिता और त्वरित जवाबदेही की कमी देखी जाती है, जिससे सुरक्षा की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। कुशल जनशक्ति का अभाव, साइबर खतरों से निपटने के लिए देश में अत्याधुनिक प्रशिक्षित साइबर विशेषज्ञों की भारी कमी है। और सुरक्षा के लिए मजबूत या उपाय सुझाव, सजेस्टेड मेजर्स, NCIAPC या सर्ट इन को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIAPC को और अधिक सहायता या बजट या तकनीकी अधिकार दिए जाने चाहिए। और कठोर एयर गैपिंग, स्टिक एयर गैपिंग, परमाणु संयंत्रों के परिचालन नेटवर्क, ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी को इंटरनेट और बाहरी प्रशासनिक नेटवर्क से पूरी तरह अलग या एयर गैपिंग रखा जाए। इसकी निरंतर जांच हो। अनिवार्य और स्वतंत्र ऑडिटिंग, वैश्विक मानकों जैसे OSO 27001 के अनुसार एक स्वतंत्र तीसरी एजेंसी द्वारा समयबद्ध या और आकस्मिक सरप्राइज सुरक्षा ऑडिटिंग कराया जाए। और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी अपनाना, भविष्य के खतरों से निपटने के लिए क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन QKD जैसे उन्नत तकनीकों का उपयोग करके डेटा संचार को हैक प्रूफ बनाया जाए। और जीरो ट्रस्ट या आर्किटेक्चर, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नेवर ट्रस्ट या ऑलवेज वेरीफाई जीरो ट्रस्ट की नीति लागू की जाए, ताकि क्रेडेंशियल चोरी होने पर भी नुकसान न हो। निष्कर्ष है, परमाणु ऊर्जा जैसे संवेदनशील जैसे क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा केवल IT विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि देश की रक्षा रणनीति का मुख्य स्तंभ है। भारत को अपनी तकनीकी विश्वसनीयता बनाए रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रिएक्टिव प्रतिक्रियाशील के बजाय प्रोएक्टिव सक्रिय साइबर लचीलापन, साइबर रेजिलेंस मॉडल अपनाना होगा। और डिजिटल आत्मनिर्भरता और मजबूत विधायी ढांचे माध्यम से ही हम अपने डिजिटल और भौतिक परिसंपत्तियों को सुरक्षित रख सकते हैं। 17 जुलाई 2026 द हिंदू से की पॉलिटी और गवर्नेंस लिया गया दोस्तों की सबसे बड़े राष्ट्रीय समाचार की परिसीमन विधेयक, डेलिमिटेशन बिल पर सर्वदलीय बैठक की मांग, और दूसरा लोकसभा राज्यसभा सदस्यों की सफाई और कैबिनेट विस्तार की रणनीति कि दोनों राज्य व्यवस्था संबंधी मुद्दों का यूपीएस से पीछे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको परिसीमन विधेयक या सर्वदलीय बैठक की मांग, डेलिमिटेशन बिल की इसको GS2 या भारतीय संविधान और वैधानिक निकाय या संघवाद या चुनाव या प्रतिनिधित्व से इस टॉपिक को लिंक कर सकते हैं, इसको सिलेबस से लिंक कर सकते हो। कि मुख्य बातें पढ़ते हैं। द हिंदू के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर परिसीमन डेलिमिटेशन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का अनुरोध किया है। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के 2/3 बहुमत 2/3 मेजोरिटी जुटाने की कोशिश कर रही है। यह मुद्दा इसलिए गंभीर क्योंकि महिला आरक्षण वुमेन रिजर्वेशन एक्ट को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने का आधार बनेगा। और साथ ही दक्षिण भारतीय राज्यों को डर है कि जनसंख्या नियंत्रण में उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण परिसीमन के बाद संसद में उनकी सीटें उत्तर भारत की तुलना में कम हो सकती है, जो सहकारिता, संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए एक चुनौती है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक बिंदु क्या है कि संवैधानिक प्रावधान, संविधान का अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों में या पुनः समायोजन या परिसीमन का प्रावधान करता है। परिसीमन और पुनः समायोजन दोस्तों सेम वर्ड है, इसको याद रखना कि बहुमत की आवश्यकता है, चूंकि परिसीमन से राज्यों के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ता है, इसलिए इसके लिए संसद में विशेष बहुमत विशेषकर उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 की आवश्यकता होती है। और 84वां संशोधन अधिनियम 2001, इसके तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन पर वर्ष 2026 तक यानी वर्तमान समय तक इसके लिए रोक लगाई गई थी। मुद्दा दूसरा है सांसदों को इस्तीफा या दल बदल सीटों का रिक्त होना। कि समाचार क्या है, TMC MP रिजाइन फ्रॉम राज्यसभा। कि इस टॉपिक को दोस्तों संघवाद या राज्य विधायिका संरचना कार्यपालिका कार्य संचालन शक्तियां से इस टॉपिक GS2 से जोड़ सकते हो, इसको लिंक कर सकते हो। तो मुख्य विशेष क्या है कि तृणमूल कांग्रेस TMC की सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, जो हाल ही के दिनों में पार्टी के चौथे सांसद के इस्तीफा है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक जैसे राज्यों में कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री और अकालमान के बीच दिल्ली में बैठक चल रही है। वही संसदीय व्यवस्था में किसी सांसद की इस्तीफा देना या सदन की सदस्यता छोड़ना सीधे तौर पर प्रतिनिधित्व कानून और दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के संवैधानिक पहलू को छूता है। यह दर्शाता है कि राजनीतिक समीकरणों के बदलने से सदन की संरचना और विधायी स्थिरता किस प्रकार प्रभावित होती है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक बिंदु क्या है, इस्तीफे की प्रक्रिया, राज्यसभा या सांसद अपना इस्तीफा राज्यसभा के सभापति या चेयरमैन को सौंपते हैं। यदि सभापति को लगता है कि इस्तीफा स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है तो वे स्वीकार भी कर सकते हैं। कि अनुच्छेद 101 या संसद के सदस्यों की सीटों के रिक्त होने या वैकेटिंग ऑफ सीट से संबंधित प्रावधानों को परिभाषित करता है। कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स के लिए भारत में परिसीमन आयोग या डेलिमिटेशन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह भारत के निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करता है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों के आवंटन का परिसीमन अनिवार्य है। तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा दोस्तों कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या भारत के निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करता है। परिसीमन आयोग के आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती या अनुच्छेद 82 के तहत जनगणना की लोकसभा सीटों का आवंटन परिसीमन अनिवार्य है। कि तीनों कथन पूरी तरह सही है। परिसीमन आयोग एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है जिसके आदेशों को कानून की शक्ति प्राप्त होती है, उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है ताकि चुनावी प्रक्रिया में देरी ना हो।
मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि राज्य व्यवस्था या संघवाद से आगामी परिसीमन प्रक्रिया भारत में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और भाषाई संघवाद लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म के संतुलन को हिलाने की क्षमता रखती है। महिला आरक्षण को लागू करने में इसकी अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए परिश्रम से जुड़ी मुख्य चिंता और उनके संभावित संवैधानिक समाधानों की चर्चा कीजिए। 250 वर्ड 15 अंक का है। पढ़े भूमिका हम क्या लिखेंगे। हाल ही में विपक्ष द्वारा परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक की मांग और 2029 के चुनाव से महिला आरक्षण लागू करने के लिए इसकी तत्कालिकता का उल्लंघन करते हुए शुरुआत करें। इसका मॉडल आंसर फ्रेम है दिखाया गया है कि मुख्य बॉडी में क्या लिखना, परिश्रम की आवश्यकता, महिला आरक्षण के कानून के कार्यान्वयन और वास्तविक जनसंख्या प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक है। मुख्य चिंता है कि संख्या और संतुलन जनसंख्या नियंत्रण करने वाले दक्षिणी राज्यों को सीटों का नुकसान होने का डर है, जबकि भारतीय राज्यों की सीटों बढ़ने की संभावना है। इससे एक वोट एक मूल्य संख्या समानता के बीच टकराव पैदा होता है और संविधान की नीतिगत समाधान सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ राज्यों के भीतर प्रतिनिधित्व या वेटेड रिप्रेजेंटेशन को बनाए रखना, वित्तीय आवंटन या फाइनेंशियल कमीशन डिवोल्यूशन में जनसंख्या के अलावा अन्य मानकों को मजबूत करना और आम सहमति के लिए राज्यों के साथ निरंतर संवाद। निष्कर्ष निकाले कि भारत की एकता विविधता को अक्षुण्ण रखने के लिए परिसीमन प्रक्रिया को केवल गणितीय नहीं बल्कि राजनीतिक और संख्या रूप से भी संवेदनशील होना चाहिए। मेंस के लिए इसका मुख्य देखते हैं आंसर इसका कि विपक्ष द्वारा परिसीमन डेलिमिटेशन पर सर्वदलीय बैठक की मांग 2029 के आम चुनाव के महिला आरक्षण अधिनियम 2023 नारी शक्ति वर्धन अधिनियम को प्रभावित ढंग से लागू करने की अनिवार्यता ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 या 170 के तहत संसदीय या विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक है, परंतु यह प्रक्रिया भारतीय भाषाई संघवाद और क्षेत्रीय संतुलन के समक्ष अभूतपूर्व चुनौती भी खड़ी करती है। कि बॉडी में क्या है कि परिसीमन की आवश्यकता और अनिवार्यता, महिला आरक्षण का कार्यान्वयन, महिला आरक्षण कानून के प्रावधानों के अनुसार सीटों का आरक्षण आगामी परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही लागू हो सकता है। सांख्यिकी प्रतिनिधित्व वर्ष 1971 के बाद से भारत की जनसंख्या भारी वृद्धि और आंतरिक प्रावधान हुआ है और वास्तविक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सीटों का पुनर्गठन आवश्यक है। परिसीमन से जुड़े मुख्य चिंताएं संख्या, भाषाएं और संतुलन, उत्तर दक्षिण विभाजन, क्षेत्रीय और संतुलन, जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने वाले दक्षिण राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु को सीटों का नुकसान होने का डर है, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने के कारण उत्तर भारतीय राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार की सीटों के अत्यधिक बढ़ जाएंगे। और भाषाई संघवाद को छोड़ संसद के दक्षिण और भाषाई अल्पसंख्यक राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम होने से केंद्र सरकार की नीतियों और विधायी निर्णयों में उनकी आवाज़ कमजोर हो सकती है। और सिद्धांतों का टकराव, यह स्थिति लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य अनुच्छेद 81 और संघवाद के सिद्धांत राज्यों की समानता और स्वच्छता के बीच सीधा टकराव पैदा करती है। और विकास की सजा कि जनसंख्या को नियंत्रण कर देश के विकास में योगदान देने वाले राज्यों को कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में सजा मिलने की भावना पैदा हो सकती है। संभावित संवैधानिक या नीतिगत संभावना की सीटों की संख्या में वृद्धि भारतीय प्रतिनिधित्व वेट रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या इस प्रकार बढ़ाई जाए कि किसी भी राज्य की वर्तमान सीटों की संख्या कम न हो। साथ ही अमेरिकी सीनेट तर्ज पर जनसंख्या से इतर मानकों के आधार पर राज्यों को भारी प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया जा सकता है। और राज्यों की परिषद या राज्यसभा को मजबूत करना और राज्यसभा में सभी सीटों को जनसंख्या के अनुसार अनुपात के बजाय अधिक संतुलित या समान प्रतिनिधित्व देकर संघीय संतुलन को बहाल किया जा सकता है। वित्तीय आवंटन में सुरक्षा, 16वें वित्त आयोग और आगामी आयोग के वित्तीय हस्तांतरण डिवोल्यूशन फॉर्मूले की जनसंख्या के भारण से वेटेज को कम कर जनसंख्या के प्रदर्शन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, आवरण या राजस्व सृजन जैसे मानकों को अधिक मजबूत किया जाना चाहिए ताकि वित्तीय नुकसान न हो। और आम सहमति, निरंतर संवाद, इस संवेदनशील प्रक्रिया को केवल सांख्यिकी के आधार पर न चलाकर सभी राज्यों, भाषाएं और समूह और राजनीतिक दलों के साथ निरंतर संवाद और सर्वदलीय आम समिति के माध्यम से आगे बढ़ाना जाना चाहिए। और निष्कर्ष, भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में परिसीमन केवल एक गणितीय या सांख्यिकीय अभ्यास नहीं बल्कि यह एक अत्यंत संवेदनशील राजनीतिक और संघीय मुद्दा है। भारत की एकता, अखंडता और विविधता को अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक है कि आगामी परिसीमन प्रक्रिया सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप हो। महिला आरक्षण जैसी युगांतरकारी नीति को लागू करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनसंख्यिकीय न्याय, डेमोग्राफिक जस्टिस की प्राप्ति में संघीय न्याय या फेडरल जस्टिस की बलि न चढ़े। 17 जुलाई 2026 द हिंदुस्तान से इकोनॉमिक्स से लिया गया है कि भारत की व्यापक आर्थिक माइक्रो इकोनॉमिक परिदृश्य को प्रभावित करने वाली दो बड़ी खबरें प्रकाशित की हुई हैं। खुदरा मुद्रास्फीति, रिटेल इन्फ्लेशन का आरबीआई के 4% के लक्ष्य को पार करना, और दूसरी भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते इंडिया यूके सेंटा को लागू होना। और यहाँ इन दोनों आर्थिक मुद्दों का यूपीएससी पीसीएस के लिए विश्लेषण पाठ्यक्रम संबंध है। खुदरा मुद्रास्फीति में उछाल, ब्लीचिंग इन्फ्लेशन टारगेट, ब्लीचिंग द टारगेट द ऑन इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन। तो इस टॉपिक को भारतीय अर्थव्यवस्था, मौद्रिक नीति, विकास, मुद्रास्फीति, जीएसटी से इस टॉपिक को लिंक कर सकते हैं इस लेवल से। मुख्य बातें जानते हैं कि जून 2024 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सीपीआई बढ़कर 4.38% या लगभग 4.4% हो गई। यह लंबे समय के बाद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 4% के माध्यम अवधि के लक्ष्य से ऊपर निकली है। मुद्रास्फीति के बढ़ने के कारण क्या है कि पश्चिम एशिया संकट, वेस्ट एशिया वार, अमेरिकी ईरान संकट के कारण परिवहन या ईंधन फ्यूल की लागत बढ़ गई है और जिसका सीधा असर थोक कीमतों में, खुदरा कीमतों पर पड़ा है। कमजोर मानसून या अलिनो या जून जुलाई में मानसून में भारी कमी, डिफिसिट के कारण सब्जियों या अनाजों या खाद्य पदार्थों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। और आर्थिक प्रभाव क्या है कि इसी बढ़ी हुई मुद्रास्फीति के कारण वर्तमान में आरबीआई द्वारा नीतिगत ब्याज दरों या रेपो रेट में कटौती की गई है। गुंजाइश नहीं बची है। उच्च ब्याज दरें बाजार में तरलता को सीमित रखेंगे, जिससे निजी निवेश से प्राइवेट कपैक्स की रफ्तार धीमी हो सकती है। भारत यूके व्यापार समझौते, इंडिया यूके सेंटर रूल्स इंटू फोर्स की क्या है कि आई पता है कि इंडिया यूके सेंटर टू सुपर सोर्सिंग ऑफ टेक्सटाइल एंड फूड प्रोड्यूस की सिलेबस लिंक कर सकते हो इसको। जीएस3 उदासीकरण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और विदेश व्यापार या द्विपक्षीय समझौते से इस टॉपिक सिलेबस लिंक कर सकते हो कि
मुख्य विश्लेषण क्या है कि 15 जुलाई 2026 से भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते सेंटा आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। यह समझौता वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय निर्यात क्षेत्र के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। इसमें ये आई बातें मुख्य प्रभाव क्या है कि क्षेत्रीय लाभ। इस समझौते से भारत के कपड़ा या टेक्सटाइल या कृषि उत्पाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मामले समुद्र उत्पादन मेरिन प्रोडक्ट के निर्माण को भारी बढ़ावा मिलेगा और निवेश में वृद्धि। यह समझौता ब्रिटिश कंपनियों में भारत में बड़े पैमाने या ग्लोबल कैपेबिलिटी या सेंटर्स जीसीसी स्थापित करने के लिए आकर्षित करेगा और जिससे देश में रोजगार और तकनीकी हस्तांतरण बढ़ेगा। प्रीलिम्स से क्वेश्चन से क्या है कि पीटी से प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए कि प्रश्न है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई कंबाइनेड आधारित खुदरा मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा मासिक आधार पर खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए जाते हैं। सीपीआई बास्केट में खाद्य और पेय पदार्थ फूड एंड बीवरेजेज समूह का भार वेटेज सबसे अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी को खुदरा मुद्रास्फीति को 4% की सीमा ±2% की सहिष्णुता बैंड के साथ बनाए रखने में वैधानिक अधिदेश प्राप्त है। कि इसका आंसर तीनों हो जाएगा दोस्तों कि सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एनएसओ इसे जारी करता है और खाद्य वस्तुओं का भार सीपीआई में सबसे अधिक लगभग 45.61% होता है, जिसके कारण मानसून की विफलता या अनलिनों के सीधे देश की खुदरा महंगाई को बढ़ा देते हैं। मेंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि जीएसटी से भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी भू राजनीतिक झटके या एक्सटर्नल जियोपॉलिटिक्स शॉक या आंतरिक मौसमी विसंगतियां मिलकर भारत की व्यापक आर्थिक बाहरी भू राजनीतिक या अस्थायी मौद्रिक नीति प्रबंधन के समक्ष गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। हाल ही के मुद्रास्फीति के आंकड़े और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के संदर्भ में कथन का परीक्षण कीजिए। 250 और 15 अंक का है कि आइए इसका मॉडल आंसर देखते हैं कैसे शुरुआत की जाए। कि जून 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई के 4% के लक्ष्य को पार कर 4.38% पहुंचने का हवाला देते हुए उत्तर की शुरुआत करनी है और बॉडी में क्या लिखनी है, बाहरी झटके जैसे एक्सटर्नल फैक्टर पश्चिमी एशिया में अमेरिका ईरान संघर्ष, कच्चे तेल या वैश्विक माल ढुलाई या फ्रेट रेट या इनपुट लागत पर असर समझाएं। तो आंतरिक कारक क्या है कि इंटरनल फैक्टर क्या है, अलिनो या कमजोर मानसून की कृषि, ग्रामीण आय और खाद्य मुद्रास्फीति पर प्रभाव स्पष्ट है। कि मौद्रिक नीति पर सीमाएं बताई गई मुद्रास्फीति बढ़ने से आरबीआई ब्याज दरें नहीं घटा सकती और जिससे देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि, रियल जीडीपी ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। और आपूर्ति श्रृंखला में सुझाव क्या है, सप्लाई चेन मेजर क्या है, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का उपयोग या भारत यूके सेंटा जैसे व्यापार समझौते के माध्यम से निर्यात विविधीकरण। और निष्कर्ष में क्या देना है कि आर्थिक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए ढांचागत सुधार और ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण का आवश्यकता पर बल देते हैं। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर कि बाहरी भू राजनीतिक झटके की आंतरिक मौसमी विसंगतियां। जून 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सीपीआई भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 4% के माध्यम से अवधि के लक्ष्य को पार कर 4.38% पर पहुंच गई है। यह वृद्धि दर्शाती है कि समकालीन समय में बाहरी भू राजनीतिक अस्थिरता, घरेलू मौसमी विसंगतियों के दोहरे प्रभाव ने भारत के व्यापक आर्थिक माइक्रो इकोनॉमिक अस्थायी रूप से अस्थायी और मौद्रिक नीति प्रबंधन की सक्षम नई जटिलता पैदा कर रही है। बॉडी में क्या लिखना है कि बाहरी झटके जैसे एक्सटर्नल जियोपॉलिटिक्स शॉक क्या है कि बाहरी झटके वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को आपूर्ति लागत या जटिल मोर्चे पर प्रभावित कर रहे हैं। कि कच्चे तेल की कीमतों के उछाल, पश्चिमी एशिया संकट में अमेरिका ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे भारत का आयात बिल और राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। और माल ढुलाई, फ्रेट रेट में वृद्धि, समुद्री व्यापार मार्गों में व्यवधान के कारण वैश्विक फ्रेट दरों में भारी वृद्धि हुई है और जिससे आयातित वस्तुओं को महंगा कर दिया है। और इनपुट कॉस्ट का बढ़ाना और जो कच्चे माल की कीमतों के कारण घरेलू स्तर पर कॉस्ट या लागत जनित मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ गया है। और आंतरिक कारक क्या है कि इंटरनल रीजनल एनोमेलीज क्या है कि घरेलू स्तर पर जलवायु परिवर्तन और मौसमी अनिश्चितता खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती बनी हुई है। अलिनो और कमजोर मानसून, अलिनो के प्रभाव और असमान मानसून के कारण खरीफ फलों के उत्पादन में गिरावट की आशंका बढ़ गई है। और खाद्य मुद्रास्फीति, फूड इन्फ्लेशन, सब्जियों, दालों, अनाजों की आपूर्ति घटने से खाद्य सुरक्षा की कीमतें तेजी से बढ़ रही है, जो खुदरा मुद्रास्फीति को गति दे रही है। ग्रामीण आय पर प्रभाव, कृषि उत्पादन घटने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संकट पैदा हुआ है, जिससे ग्रामीण मांग और क्रय शक्ति कमजोर हुई है। मौद्रिक नीति पर सीमाएं या कॉन्स्टेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के पास वर्तमान में विकास को गति देने की सीमित विकल्प है। ब्याज दरों में कटौती का अभाव, मुद्रास्फीति की 4% के लक्ष्य से ऊपर रहने के कारण आरबीआई नीतिगत ब्याज दरों या रेपो रेट को कम नहीं कर पा रहा है। विकास क्या ग्रोथ पर प्रतिकूल प्रभाव, उच्च ब्याज दरों के लंबे समय तक रहने से ऋण महंगा हो गया है, जो निजी निवेश का हतोत्साहित कर देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि, रियल जीडीपी ग्रोथ प्रभावित कर सकता है। आगे की राह सुझाव, आपूर्ति पक्ष में सुधार, बफर स्टॉक का कुशल प्रबंधन करना और आवश्यक खाद्य वस्तुओं के जोखिमों विरोधी नियमों को सख्त करना और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार एसपीआर कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारत को अपने रणनीतिक तेल भंडारों का या बुद्धिमानों से उपयोग करना चाहिए। व्यापार विविधीकरण, वैश्विक झटकों के प्रभाव को कम करने के लिए भारत यूके सेटा जैसे द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से निर्यात और आयात दोनों का विविधीकरण करना आवश्यक है। निष्कर्ष, भारत को अल्पकालिक या मौद्रिक उपायों से आगे बढ़कर दीर्घकालिक आर्थिक लचीलेपन, इकोनॉमिक रेसिलियंस को मजबूत करना होगा। इसके लिए कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधार जैसे सिंचाई नेटवर्क का विस्तार, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रणनीतिक सहायता हासिल करना अनिवार्य है। द हिंदू से एनवायरमेंट से लिया गया है कि पर्यावरण और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तीन सबसे महत्वपूर्ण खबरें हैं कि पहला, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की शुरुआत, तमिलनाडु में प्लास्टिक कचरा घटाने के लिए अनिवार्य मिल्क वेडिंग मशीनों की वापसी और कमजोर मानसून से अनलिनो और दक्षिण भारत में अभूतपूर्व हीट वेव।
कि आई भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुभारंभ ग्रीन ट्रांसपोर्ट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित हाइड्रोजन पावर्ड यात्री ट्रेन की हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन शून्य टेल पाइप उत्सर्जन जीरो जीरो टेल पाइप इमिशन के साथ यह स्वच्छ परिवहन के एक नए युग की शुरुआत है। जीएस पेपर 3 या पर्यावरण या बुनियादी ढांचे स्वच्छ ऊर्जा से इस टॉपिक को सिलेबस से लिंक कर सकते हो। आविन क्या है? आविन द्वारा ऑटोमेटिक मिल्क वेटिंग मशीनों की बहाली, प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन की मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार के बाद तमिलनाडु की डेयरी या सहकारी संस्थान जो आविन ने प्लास्टिक कचरे और उपाउच सेचेज के उपयोग को कम करने के लिए 12 साल के बाद अपनी ऑटोमेटिक मिल्क वेटिंग मशीनों को फिर से शुरू किया है। और इसको पाठ्यक्रम या पर्यावरण प्रदूषण क्षरण या अपशिष्ट प्रबंधन जीएस इस टॉपिक को लिंक कर सकते हो। अलिनो या कमजोर मानसून के कारण असामान्य हीट वेव, क्लाइमेट चेंज या मानसून खबर क्षेत्रीय मौसम विज्ञान क्षेत्र केंद्र आरएमसी के अनुसार दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कमजोर दक्षिण पश्चिम मानसून परिसंचरण अलिनो के प्रेषित वायुमंडलीय दशाओं के कारण तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे जुलाई में भी हीट वेव जैसी हालत बनी हुई है। भौगोलिक विशेषताएं या मानसून जीएस पेपर 3 जलवायु परिवर्तन से इस टॉपिक को सिलेबस से लिंक कर सकते हो। कि प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीकी हाइड्रोजन ट्रेनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रेनों केवल वाष्प और गर्म हवा को उत्सर्जन करती है, जिससे इनका टेम्पलाइन उत्सर्जन शून्य होता है। कि भारत ने अपनी पहले हाइड्रोजन ट्रेन परिचालन तौर पर यह केरल के तटीय क्षेत्र में शुरू किया था। यह तकनीकी पूरी तरह से ऊर्जा, सौर ऊर्जा तरह नवीकरणीय चाहे हाइड्रोजन उत्पादन किसी भी स्रोत जैसे कोयला या प्राकृतिक गैस से किया गया है। तो इसका आंसर केवल एक ही हो जाएगा दोस्तों, दोनों गलत है। इसका आंसर एक ही हो जाएगा कि हाइड्रोजन ईंधन सेल का उप उत्पादन केवल पानी और गर्मी से होता है। दूसरा गलत है क्योंकि यह भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा में किया गया है। ये तीसरा भी गलत है क्योंकि यह हाइड्रोजन का उत्पादन कोयला या ब्राउन हाइड्रोजन या प्राकृतिक गैस हाइड्रोजन से होता है। तो यह पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा नवीकरणीय नहीं माना जाता है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन को पूरी तरह पर्यावरणीय अनुकूलन है। मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। एक तरफ भारत की परिवहन के क्षेत्र में हाइड्रोजन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना रहा है, वही दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन जैसे बुनियादी ढांचे को चुनौती अभी बनी हुई है। द हिंदू में हाल ही में आई घटनाओं के आलोक में विश्लेषण कीजिए और भारतीय पर्यावरण संरक्षण इन दोनों पर चर्चा कीजिए। मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि एक तरफ भारत हरित परिवहन के क्षेत्र में हाइड्रोजन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपना रहा है, वही दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन जैसी बुनियादी ढांचागत नीतियां अभी भी बनी हुई है। द हिंदू से हाल ही में घटनाओं के आलोक में विश्लेषण कीजिए कि भारतीय पर्यावरण संरक्षण इन दोनों मोर्चों को एक हाइपोथेसिस के बारे में कि मॉडल आंसर की हालिया समाचार के संदर्भ में जैसे भारत द्वारा पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत न्यायपालिका और के हस्तक्षेप के बाद तमिलनाडु में सिंगल यूज प्लास्टिक बॉचर को रोकने के लिए पारंपरिक मिल्क वेटिंग पर मशीनों की बहाली है। कि मुख्य भागवान अत्याधुनिक हरित क्रांति के लाभ और सीमाएं कि हाइड्रोजन ऊर्जा से कार्बन फुटप्रिंटिंग कम होगा और रेलवे के नेट जीरो 2030 लक्ष्य को बल मिलेगा। चुनौती हाइड्रोजन उत्पादन की उच्च लागत और देशव्यापी बुनियादी ढांचे इंफ्रा की कमी। और भाग 2 बुनियादी अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए केवल कानून नहीं बल्कि आविन जैसे जमीनी या विकेंद्रीकृत उपायों की जरूरत है। तकनीकी समाधानों को आम जनता के व्यवहार परिवर्तन या बिहेवियर चेंज से जोड़ना होगा। आगे की कि सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना और हरित ऊर्जा ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश के साथ साथ स्थानीय निकाय लोकल बॉडी को कचरा प्रबंधन के लिए वित्तीय रूप से मजबूत करना होगा। निष्कर्ष या कंक्लूजन कि सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को हाईटेक समाधान और जमीनी स्तर के पर्यावरणीय सुधारों दोनों के समांतर समन्वय की आवश्यकता है। कि इसका और देखते हैं कि आंसर इसका मेन आंसर देखते हैं। कुछ मॉडल था, आंसर किस तरह से मॉडल तैयार करेंगे। इसका मेन आंसर दिया गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के परीक्षण की तैयारी और न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बाद तमिलनाडु में आविन द्वारा सिंगल यूजर्स प्लास्टिक को रोकने के लिए पारंपरिक मिल्क वेटिंग मशीनों की बहाली भारत की पर्यावरण यात्रा के दो छोरों के दर्शाती है। यह विरोधाभास दिखाता है कि भारत जहाँ एक तरफ भविष्य की अत्याधुनिक तकनीकी की ओर बढ़ रहा है, वही दूसरी ओर बुनियादी नागरिक कचरा प्रबंधन के संकट से भी जूझ रहा है। अत्याधुनिक हरित तकनीकी या लाभ सीमाएं नेट जीरो लक्ष्य को बल हाइड्रोजन जैसी तकनीकों भारत के नेट जीरो 2030 रेलवे और 2017 राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। यह भारी परिवहन क्षेत्र को पूरी तरह कार्बन मुक्त कर सकती है। तकनीकी नेतृत्व यह वैश्विक मंच पर भारत को स्वच्छ ऊर्जा की अगुवा के रूप में स्थापित करता है। सीमाएं वर्तमान में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की लागत अत्यधिक है और इसके भंडारण, परिवहन और देशव्यापी बुनियादी ढांचे इंफ्रा का अभाव बड़े पैमाने पर इसके त्वरित उपयोग में बाधा है। और बुनियादी अपशिष्ट प्रबंधन आवश्यक जमीनी हकीकत जमीनी स्तर पर विफलता या अत्याधुनिक तकनीकों के बावजूद हमारे शहरों या गांव में प्लास्टिक कचरे का डंपिंग या यार्ड बनाना जारी है। केवल कानून जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन इसे रोकने में असफल रहे हैं। विकेंद्रीकृत पहलों का महत्व आविन जैसे से पहले साबित करती है कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए महंगे तकनीकी या समाधानों से ज़्यादा व्यावहारिक या स्थानीय विकेंद्रीकृत प्रणाली की आवश्यकता है। व्यवहार परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि हाईटेक समाधानों को आम जनता के रोजमर्रा के व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियर चेंज या लाइफ स्टाइल को इन्वायरमेंट के आंदोलन से न जोड़ा जाए।
सर्कुलर इकोनॉमी बढ़ावा कचरे को फेंकने के बजाय उसे पुनर्चक्रण या रिसाइकिल का मूल्यवान उत्पादों में बदलना होगा, जिससे सड़कों की निर्माण में प्लास्टिक के उपयोग, वित्तीय विकेंद्रीकरण, हरित ऊर्जा में बड़े निवेश के समांतर स्थानीय निकायों या अर्बन लोकल बॉडी को कचरा पृथक्करण और प्रबंधन के लिए बजटीय सहायता की और वित्तीय रूप से मजबूत करना होगा। और पीपी मॉडल अत्याधुनिक तकनीकी के निजी क्षेत्र को आकर्षित किया जाए, ताकि सरकारी संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी कचरा प्रबंधन और जन जागरूकता पर खर्च हो सके। निष्कर्ष में क्या लिखा, भारत के लिए कि पर्यावरण संरक्षण अत्याधुनिक बनाम बुनियादी की लड़ाई नहीं है, बल्कि दोनों का समांतर समन्वय सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को प्राप्त करने के लिए भारत को एक तरफ हाइड्रोजन युग की कदम बढ़ाना होगा, तो दूसरी तरफ अपने शहरों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जमीनी स्तर पर प्रशासनिक सामाजिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी। जुलाई 2026 से द हिंदू से ये साइंस टैक्स लिया गया है कि साइंस भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है। की चर्चा में प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जिंद सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर लंबे रूट पर भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और तकनीकी बिंदु, यह ट्रेन पारंपरिक डीजल इंजन के विपरीत चलती है। इसके ऑन बोर्ड या प्रोटॉन या एक्सचेंज मेम्ब्रेन या पीएम फ्यूल सेल का उपयोग किया गया है, जो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के मिश्रण से बिजली पैदा करता है। इसका उप उत्पादन या बायो प्रोडक्ट केवल पानी और गर्मी है, जिससे यह पूरी तरह शून्य उत्सर्जन जीरो इमिशन वाली तकनीकी बनती है। और सोलर तूफान का पावर ग्रिड पर धीमा खतरा, स्लो बर्न सोलर स्टॉर्म। चर्चा में क्यों, द हिंदू की वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार सोलर तूफान से अब तक केवल अचानक आने वाले तीव्र झटकों का डर था, लेकिन नए शोध 2015 के न्यूजीलैंड ग्रिड डेटा आधारित से पता चलता है कि यह ग्रिड प्रणाली 90 मिनट तक धीरे धीरे प्रेरित करंट जियो मैग्नेटिकली इंड्यूस करंट जीआईसी को बढ़ा सकते हैं। प्रवाह या धीमा या लगातार बढ़ने वाले करंट या पावर ग्रिड के ट्रांसफर को संतृप्त या सैचुरेटेड कर देता है, जिससे वे अत्यधिक गर्म ओवरहीट हो जाते हैं और ग्रिड ठप होने का खतरा बढ़ जाता है। व्हाइट केबिट टेक्नोलॉजी वन नेशन वन टाइम की चर्चा में क्योंकि भारत के केंद्रीय मंत्री ने पूरे देश में अत्यधिक सटीक सुरक्षित समय मानक स्थापित करने के लिए व्हाइट रेबिट तकनीकी आधारित नेटवर्क का प्रदर्शन किया है। तकनीकी बिंदु क्या है कि यह तकनीकी भारत को विदेशी जीपीएस समय स्रोतों पर निर्भर खत्म करने में मदद करेगी, जिससे डेटा हेरफेर या साइबर हमलों में बैंकिंग, शेयर बाजार और टेलीकॉम नेटवर्क सुरक्षित रहेंगे। और मुख्य प्रीलिम्स परीक्षा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन या पीएम फ्यूल सेल तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। यह तकनीकी रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस ईंधन सेल के उप उत्पाद या बाय प्रोडक्ट के रूप में केवल जल या उष्मा उत्सर्जित होते हैं। और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन इसी पीईएम तकनीक पर आधारित है। इसका तीनों हो जाएगा आंसर। ये व्याख्या, हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार या ट्रेन में लगे पीएम सेल हवा से ऑक्सीजन और टैंक से हाइड्रोजन लेकर बिजली बनाते हैं, और इसका एकमात्र उत्सर्जन पानी और गर्मी है, जो स्वच्छ ऊर्जा विकल्प बनाता है। हाल ही में चर्चा में रही व्हाइट रेबिट टेक्नोलॉजी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि इसका बी हो जाएगा आंसर। कि पहला दिया हुआ क्वांटम कंप्यूटर सुरक्षित कोडिंग विकसित करना, ये नहीं होगा। नेटवर्क प्रणालियों में या उप नैनो सेकेंड सटीकता के साथ सिंक्रोनाइजेशन या टाइम सिंक्रोनाइजेशन करना, इसका बी आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष मलबे से हटाने के लिए ले जाता है, ये नहीं। परमाणु इलेक्ट्रिक शीतलन प्रणाली, ये नहीं। उसका आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क प्रणाली में उप नैनो सेकेंड या सटीकता के साथ समय का सिंक्रोनाइजेशन करना। व्याख्या, व्हाइट रेबिट WR तकनीक एक अत्यंत सटीक और समय सिंक्रोनाइजेशन प्रदान करती है, जो डेटा ट्रांसफर और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे पावर ग्रिड, वित्तीय बाजार और विदेशी जीपीएस पर निर्भर रहे बिना सटीक समय देती है। मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, GS3 विज्ञान प्रौद्योगिकी या ऊर्जा से भारत का एक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन देश की ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे योगदान दे सकता है? भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कदम में इसके तकनीकी और पर्यावरण लाभों की चर्चा कीजिए। उत्तर है कि इसका मॉडल या उत्तर का मॉडल भूमिका क्या है? हरित हाइड्रोजन मिशन को संक्षिप्त में समझाएं। और 13 जुलाई 2026 के भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत का संदर्भ है कि ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो का योगदान, जीवाश्म ईंधन जैसे डीजल या कोयला पर निर्भरता कम होना, विदेशी आयात बिल में कटौती, शून्य कार्बन उत्सर्जन, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और ट्रेन की तकनीकी और पर्यावरणीय लाभ, पीएम फ्यूल सेल तकनीकी डीजल इंजनों की तुलना में शोर मुक्त या उच्च दक्षता और पर्यावरणीय शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, केवल जलवाष्प का निकास, चुनौतियां, हाइड्रोजन उत्पादन की उच्च लागत, भंडारण, स्टोरेज, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। निष्कर्ष भविष्य की राह बताते हुए एक संतुलित और सकारात्मक अंत करें। इसका मुख्य आंसर देते हैं कि भारत में 2017 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया। एक देश राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन NGHM एक युगांतरकारी कदम है। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा, सौर पवन का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है। हाल ही में 17 जुलाई 2026 को भारत की पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परिचालन, इस मिशन की तकनीकी सफलता परिवहन क्षेत्र में डिकार्बोनाइज करने की भारत की प्रतिबद्धता एक जीवंत उदाहरण है। ऊर्जा सुरक्षा, नेट जीरो लक्ष्यों का योगदान, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी, भारी उद्योगों और परिवहन में कोयले और डीजल की जगह हरित हाइड्रोजन का उपयोग जीवाश्म ईंधन की खपत को तेजी से घटेगा। आयात बिल में कटौती, भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। घरेलू स्तर पर हाइड्रोजन उत्पादन से विदेशी मुद्रा की भारी बचत होगी, देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। और नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्ति, रिफाइनरी, स्टील या लंबी दूरी परिवहन जैसे कठिन से घटने वाले ही या हार्ड टू एबेट क्षेत्रों में शून्य कार्बन ईंधन के रूप में यह मिशन भारत की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के संकल्प को गति देगा। ग्रिड स्थिरता, अधिदेश सरप्लस, नवीकरणीय ऊर्जा को हाइड्रोजन के रूप में संग्रहित करके ऊर्जा सुरक्षा को 24 घंटे सुनिश्चित किया जा सकता है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की तकनीकी और पर्यावरणीय लाभ, तकनीकी लाभ क्या है? पीएम फ्यूल सेल तकनीकी, यह ट्रेन प्रोटॉन या एक्सचेंज मेम्ब्रेन पीएम फ्यूल सेल का उपयोग करती है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक मिलन से बिजली पैदा करती है।
और उच्च दक्षता और कम रखरखाव। पारंपरिक डीजल इंजनों की तुलना में फ्यूल सेल की उच्च दक्षता काफ़ी अधिक होती है। इसमें गतिशील पुर्जे कम होने से रखरखाव की लागत घटती है और ध्वनि निहित परिचालन। यह तकनीकी पूरी तरह से शोर मुक्त है, जिससे रेल यात्रा अधिक आरामदायक बनती है। पर्यावरणीय लाभ क्या है? शून्य या टेल पाइप उत्सर्जन। इस ट्रेन के परिचालन से कोई हानिकारक या ग्रीन हाउस गैसेस जैसे प्रदूषक तत्व जैसे CO2 या SOx NOx नहीं निकलते हैं। या निकास एग्जॉस्ट के रूप में शुद्ध जल वाष्प या वाटर वेपर बाहर आता है। हरित परिवहन का मॉडल। डीजल इंजनों के विस्थापन से रेलवे के कार्बन फुटप्रिंट में भारी गिरावट आएगी, जिससे पर्यावरणीय संरक्षण को बल मिलेगा। विद्यमान चुनौतियां की उच्च उत्पादन लागत। वर्तमान में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन ग्रे या ब्लू हाइड्रोजन की तुलना में काफी महंगा है। भंडारण या परिवहन। हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील और कम घनत्व वाली गैस है, जिसके कारण भंडारण और वितरण के लिए अत्यधिक उच्च दाब वाले क्रायोजेनिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव। देश में समर्पित ग्रिड या रिफ्यूलिंग या स्टेशन या कुशल लॉजिस्टिक्स का अभी भी पारंपरिक चरणों में होना एक बड़ी बाधा है। निष्कर्ष क्या है कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन न केवल एक तकनीकी उपलब्धि बल्कि स्वच्छ ऊर्जा की ओर एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। हालांकि उच्च लागत और बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियां मौजूद है, लेकिन निरंतर अनुसंधान या उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI और वैश्विक सहयोग के माध्यम से भारत हरित ऊर्जा के वैश्विक केंद्रीय ग्लोबल हब के रूप में उभर सकता है। और यह मिशन भारत को सुरक्षित और टिकाऊ आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की ओर ले जाने के मुख्य मार्ग प्रशस्त करेगा। 17 जुलाई 2026 के द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित है संपादकीय न्यूज है कि पहला है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते से पहले एक सतर्क संतुलन बनाए पर आधारित है। कि पढ़ते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन से GS3 भारतीय अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हो। कि पहला संपादकीय न्यूज है कि भारत अमेरिका व्यापार वार्ता चुनौतियां की मुख्य संदर्भ क्या है। कि हाल ही में भारत अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापार समझौते ट्रेड डील को लेकर बातचीत तेज हुई है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए उसके साथ समझौता भारतीय व्यापार के लिए अनिश्चितता को कम करेगा, भारत का विस्तार करेगा। हालांकि अमेरिका प्रशासन विशेष रूप से संरक्षणवादी नीतियों के तहत भारत पर रियायतें देने के लिए लगातार दबाव बना रहा है, जिससे भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए संतुलन बनाना होगा। मुख्य बिंदु क्या है? चिंता है टैरिफ और धाराएं 301 टैरिफ और सेक्शन 301। अमेरिका अपनी धारा 301 के तहत जांच और अतिरिक्त टैरिफ का उपयोग भारत जैसे देशों से अधिक रियायतें निकालने के लिए एक हथियार के रूप में कर रहा है। और ऊर्जा नीति और भूराजनीतिक एनर्जी लेवल कि अमेरिकी सेनेटरी ने एक नए प्रतिबंध विधेयक के माध्यम से रूसी तेल और गैस खरीदने वाले शीर्ष 5 देशों जिसमें भारत शामिल है 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। और भारत का प्रतिक्रियात्मक कदम है कि भारत ने अमेरिकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों या PSU के माध्यम से अपनी पूल LPG की आवश्यकता का 10% अमेरिका से आयात करने का समझौता किया है। और ताकि रणनीति का संतुलन बना रहे। व्यापारिक विविधता। भारत ने हाल ही में UK, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख भागीदारी के साथ व्यापारिक समझौतों को तेजी से आगे बढ़ाया। आगे की राह क्या है? भारत को अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और घरेलू उपयोगों की रक्षा करने के लिए एक बारीक संतुलन बनाना होगा। और अमेरिका प्रवासन के अप्रत्याशित रवैये को रखते हुए रणनीतिक रूप से बातचीत को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड प्रीलिम्स के लिए धारा 301 सेक्शन 301 जो हाल ही में समाचार में रही निम्नलिखित में से किस देश के व्यापार कानून से संबंधित है? ये क्या है? USA से है। ये आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। कि अमेरिका के व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 अमेरिकी राष्ट्रपति विदेशी नीतियों की उन व्यापारिक नीतियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जैसे टैरिफ लगाना करने के अधिकार देती है जिन्हें अमेरिका अनुचित या भेदभावपूर्ण मानता है। मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से इंटरनेशनल रिलेशन से। कि संयुक्त राज्य अमेरिका USA के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ते समय भारत को आर्थिक विकास दर और रणनीतिक सहायता के बीच एक सतर्क संतुलन बनाने की आवश्यकता है। हालिया घटनाओं के आलोक में संरचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द 15 अंक का है। उत्तर है कि संरचना के संकेत आंसर फ्रेमिंग की भूमिका क्या है कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों का परिचय दे या उल्लेख करें कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और उसके साथ सौदा बाजार की अनिश्चितता को कम कर सकता है। और मुख्य बॉडी में क्या लिख सकते हैं कि सकारात्मक और व्यापार का विस्तार, निवेश में वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन में भारत की मजबूत स्थिति, चुनौतियां, चिंताएं। अमेरिका द्वारा अपनी धारा 301 के तहत टैरिफ का दबाव, रूसी तेल आयात के कारण भारत पर तो 100% तक प्रतिबंधात्मक टैरिफ लगाने का अमेरिकी प्रस्ताव। और भारत की रणनीतिक कदम क्या है कि भारत द्वारा अमेरिकी से 10% LPG आयात की प्रतिबद्धता के बीच का रास्ता निकालना, UK, ऑस्ट्रेलिया, EU के साथ व्यापार समझौते के जरिए अपने विकल्पों का विविधीकरण करना। निष्कर्ष क्या है कि भारत को अप्रत्याशित अमेरिकी प्रशासन को सामने झुकने के बजाय अपनी रणनीतिक सहायता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखते हुए राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। आइए इसका मेन आंसर पढ़ते हैं कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते रणनीतिक सहायता की इंट्रो पढ़ते हैं। कि हाल ही के वर्षों में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका USA के बीच रणनीतिक व्यापारिक संबंधों में भूतपूर्व प्रगति हुई है। अमेरिकी वर्तमान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ शीर्ष व्यापारिक समझौते में से एक है। वैश्विक व्यापार और अनिश्चितताओं के बीच अमेरिका के साथ एक व्यापार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के भारत के लिए अधिक ऐसे का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, लेकिन साथ ही भारत को अपनी रणनीतिक सहायता या रक्षा के लिए सतर्क अपनाने की आवश्यकता है। मुख्य बात क्या कि आर्थिक विकास या सकारात्मक पहलू, बाजार तक पहुंची अमेरिकी बाजार तक का आसान पहुंच से भारतीय IT या फार्मास्यूटिकल्स या कपड़ा जैसे क्षेत्रों को भारी बढ़ावा मिलेगा। और निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाएं, यह समझौता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करेगा। भारत को चीन प्लस 1 रणनीति के तहत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन के एक मजबूत केंद्रों के रूप में स्थापित करेगा। तकनीकी सहयोग महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी को ICT के तहत रक्षा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में तकनीकी हस्तांतरण में तेजी आएगी। चुनौतियां, रणनीति, चिंताएं, टैरिफ और अमेरिकी दबाएं। अमेरिकी अक्सर व्यापार संतुलन को कम करने के लिए अपनी धारा 301 सेक्शन के तहत टैरिफ दबाव बनाता रहा है और प्रतिबंधात्मक नीतियां। हालिया घटनाओं में रूसी तेल आयात पर भारत की निर्भरता को लेकर अमेरिका द्वारा 100% तक
प्रतिबंधतात्मक टैरिफ लगाने के परस्पर भारत की विदेशी नीतियों की स्वतंत्रता के सामने चुनौती खड़ी की है। ग्रेट टैरिफ बताए श्रम मानकों या पर्यावरण नियमों या बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR पर अमेरिका के कई रूप से भारतीय घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंच सकता है। भारत की रणनीतिक और व्यवहारिक कदम क्या है कि बीच रास्ता निकालना। भारत ने अमेरिका से 10% LPG आयात करने जैसी प्रतिबद्धता के जरिए भारत घाटे की अमेरिकी चिंता को दूर करने और तनाव को कम करने का व्यवहारिक प्रयास किया है। विकल्पों का विविधीकरण। अमेरिका अपनी निर्भरता संतुलित करने के लिए भारत ने यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर तेजी से काम किया है। निष्कर्ष क्या है कि भारत को अमेरिका के साथ व्यापारिक वार्ता रखते समय किसी भी अप्रत्याशित अमेरिकी प्रशासन एक तरफा दबाव के सामने झुकने के बचना चाहिए। आर्थिक विकास के अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत को डेटा संप्रभुता, कृषि सुरक्षा और स्वतंत्र विदेश नीति जैसे रूस से ऊर्जा खरीद पर अपनी रणनीतिक सहायता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखना होगा। अतः राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखकर एक नए संगत दीर्घकालिक व्यापार समझौते संभव है। 17 जुलाई 2026 के राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल गवर्नेंस के तहत 2 अत्यंत महत्वपूर्ण विषय चर्चा में है। भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक के दौरान राज्य की शक्ति और मौलिक अधिकार या सामाजिक कर्तव्य, सोनम वांगचुक के अनशन और दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के संदर्भ में है। दूसरा, लद्दाख में स्वायत्ता पहाड़ी की विकास परिषदों के AHDC का गठन और शक्तियों को केंद्रीकरण है कि मुख्य राज्य व्यवस्था या समाचार विश्लेषण, पॉलिटिकल न्यूज एनालिसिस। भूख हड़ताल जीवन का अधिक बनाम बलपूर्वक भोजन या फॉर्स फीडिंग चर्चा में क्यों है। नीट अनियमितता के विरोध में जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के गिरते स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका या PIL की दायर की गई है कि न्यायालय में इस बात पर कानूनी बहस छिड़ गई है कि क्या किसी अनशनकारी का उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक भोजन या फॉर्स फीडिंग कराया जा सकता है। कि संवैधानिक आयाम क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन क्या है, कि अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ, न्यायपालिका ने जीने के अधिकार। अनुच्छेद 21 न्यायपालिका ने पहले भी स्पष्ट किया है कि जीवन के अधिकार के मरने का अधिकार शामिल नहीं है, लेकिन राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह किसी नागरिक को भूख से मरने ना दे। और अनुच्छेद 19 शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और अनशन करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, लेकिन जब जीवन संकट में हो तो राज्य की सकारात्मक कार्रवाई, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन और नागरिक के प्रोटेस्ट के अधिकार के बीच संतुलन बनाना आवश्यक हो जाता है। कि लद्दाख में जिला या स्तरीय स्वायत्त परिषदों ADH का गठन चर्चा में क्यों है। लद्दाख का प्रशासन में केंद्रीय शासित प्रदेश UT और सभी 7 जिलों में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ADH गठित करने का निर्णय लिया है। इससे शक्तियों के विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन को लेकर नई बात शुरू हो गई है। और संवैधानिक आयाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन। स्थानीय शासन या स्वायत्ता। लद्दाख वर्तमान में विधानसभा वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पूर्ण राज्य हुडी या संविधान की 6ठी अनुसूची 6वीं शेड्यूल की मांग लंबे समय से चल रहे हैं और चुनौती के आलोचनात्मक मानना है कि पूर्ण लोकतांत्रिक विधानसभाओं की 6ठी अनुसूची के बजाय केवल जिला स्तरीय परिषदों ADH गठन करना राजनीतिक शक्तियों के वास्तविक हस्तांतरण को कमजोर कर सकता है। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शांतिपूर्ण भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक करना अनुच्छेद 19 के तहत विरोध प्रदर्शन मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और भारतीय न्याय शास्त्र के अनुसार राज्य द्वारा किसी अनशनकारी को उनके जीवन की रक्षा के लिए बलपूर्वक भोजन या फॉर्स फीडिंग करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं माना जाता है। और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्ता जिला परिषदों ADH का गठन केवल उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ही किया जा सकता है। इसका आंसर तीनों हो जाएगा कि इसका आंसर तीनों हो जाएगा दोस्तों कि पहला है कि शांतिपूर्ण अनशन अभिव्यक्ति और विरोध का एक माध्यम है। और कथन 2 सही है कि न्यायालय की जैसे रामलीला मैदान मामले में अनुसार राज्य का कर्तव्य कि न्यायालय जैसे रामलीला मैदान मामले के अनुसार राज्य का कर्तव्य नागरिक के जीवन की रक्षा करना है, इसलिए गंभीर स्थिति में फॉर्स फीडिंग वैध माना गया है। और तीसरा, वर्तमान संवैधानिक ढांचे के अनुसार 6ठी अनुसूची विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम AMPM के जनजातीय क्षेत्रों को लागू होते हैं। लद्दाख इसी कारण से इसमें शामिल होने की मांग कर रहा है। मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि मेंस के लिए भारतीय संविधान और शासन पॉलिटिकल गवर्नेंस से लिया गया है। लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक जैसे संसाधनों के उपयोग के समय नागरिक की रणनीतिक स्वायत्ता या अभिव्यक्ति और राज्य के जीवन की रक्षा के लिए रक्षा के दायित्व के बीच टकराव के उत्पन्न होता है। कि दोस्तों सोनम वांगचुक है ना दोस्तों कि भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक पर है, जिसके इसका नाम सुनते हैं दोस्तों थोड़ा बहुत भावुक हो गए हैं। थोड़ा बहुत दोस्तों इसका जो करंट अफेयर क्लास लेते इसका नाम सुनते हैं बहुत थोड़ा भावुक सी हो जाती है मन दोस्तों। तो होना जरूरी है दोस्तों कि जो व्यक्ति इस तरह से भूख हंगर स्ट्राइक पर है थोड़ा बहुत हो जाता है। क्या पता है कि इसका जो कि मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन में भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक जैसे संसाधनों के उपयोग के समय नागरिक की रणनीतिक स्वायत्ता या अभिव्यक्तियों की और राज्य की जीवन की रक्षा द्वैत के बीच टकराव उत्पन्न होता है। और संवैधानिक प्रावधानों और न्याय के निर्णयों के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि इसमें उत्तर संरचना दिया गया कि भूमिका क्या है कि इंट्रोडक्शन। हाल ही में सामाजिक की आंदोलन के बढ़ते अनशन जैसे सोनम वांगचुक का मामला न्यायपालिका के हस्तक्षेप का संक्षिप्त संदर्भ देते अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 के बीच अंतर संबंधों को रेखांकित करें। और बॉडी में क्या लिखना है कि नागरिक का पक्ष के राइट टू प्रोटेस्ट कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की आत्मा और महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन से जोड़ते हुए बताते हैं कि अनशन को भौतिक या संवैधानिक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का हिस्सा माना गया है। और राज्य का पक्ष है कि स्टेट ऑब्लिगेशन अनुच्छेद 21 के तहत राज्य के नागरिकों के जीवन की रक्षा को सकारात्मक दायित्व है कि अनुच्छेद 19 क्या है दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।
जो 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 गांधी के सत्याग्रह प्रदर्शन को जोड़ते हुए अनशन को नैतिक या संवैधानिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 हो गया, और जीने के अधिकार अनुच्छेद 21 हो गया कि राज्य का पक्ष है कि नागरिकों जीवन की रक्षा करने की सकारात्मक दायित्व ज्ञानपुर बनाम पंजाब राज्य जैसे मामले में संदर्भ दे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीने के अधिकार या मरने का अधिकार शामिल नहीं है, इसलिए व्यक्ति को भूख से मरने देना राज्य की विफलता माना जाएगा। और टकराव क्या है कि टकराव बिंदु क्या है कि डायलेमा क्या है कि बलपूर्वक भोजन या फोर्स फीडिंग कराना कि व्यक्ति की शारीरिक संप्रभुता या बॉडीली ऑटोनॉमी को ठेस पहुंचाती है, लेकिन ऐसा न करने पर जीवन का अंत हो सकता है। कि निष्कर्ष क्या है कि राज्य को ऐसे मामलों में दमनकारी या उदासीन रवैया अपनाने के बजाय प्रदर्शनकारियों के साथ साथ त्वरित संवाद या डायलॉग को स्थापित करना चाहिए, ताकि कानून व्यवस्था, मानवीय गरिमा और सुरक्षा के बीच एक आदर्श संतुलन कायम किया जा सके। दोस्तों, मैं बहुत भावुक हो गया दोस्तों कि सोनम वांगचुक देने से टाइप है तो थोड़ा बहुत भूख हड़ताल है दोस्तों, कि मैं थोड़ा इसके नाम सुनते बहुत भावुक हो जाता हूँ दोस्तों। इसलिए आइए आगे बढ़ते हैं कि लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन और संवैधानिक द्वंद्व क्या है, कि इसका देखते हैं कि मेन आंसर देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में भूख हड़ताल हंगर के एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रेरित एक नैतिक साधन रही है। हाल ही में सोनम वांगचुक जैसे कार्यकर्ताओं के अनशनों और न्यायिक हस्तक्षेपों ने नागरिक की रणनीति स्वयता की अनुच्छेद 19 या राज्य के जीवन की रक्षा दायित्व अनुच्छेद 21 के बीच विसंवैधानिक की अंतर्संबंधों को पुनः चर्चा में ला दिया है। कि क्या है कि मुख्य बातें पढ़ते हैं कि नागरिक के पक्ष अभिव्यक्ति और विरोध का अधिकार अनुच्छेद 19 है, अभिव्यक्ति और विरोध का अधिकार 19 है, नागरिक का पक्ष है। और अनुच्छेद और नैतिक और ऐतिहासिक आधार गांधीवादी दर्शन के अनुसार अहिंसक अनशन अपनी बात मनमाने का एक वैध और नैतिक साधन है, जो अंतरात्मक झकझोरते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के एकत्र होना और विरोध प्रकट करना अनुच्छेद 19A और अनुच्छेद 19A के तहत मौलिक अधिकार है। कि दोस्तों इसको याद रखना कि शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार से एकत्र होना और विरोध प्रदर्शन करना अनुच्छेद 19A और अनुच्छेद 19B के तहत मौलिक अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 में दिखा दिया गया, और अनुच्छेद 19A में और अनुच्छेद 19AB में बिना हथियार के एकत्र होना, विरोध प्रकट करना, इसमें मौलिक अधिकार का दर्जा है। व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। शारीरिक संप्रभुता, बॉडली ऑटोनॉमी या पुटट स्वामी मामले या 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निजता के अधिकार में व्यक्ति ने अपने शरीर पर नियंत्रण का अधिकार शामिल है। अनशन इसे स्वायत्ता का एक रूप है। राज्य का पक्ष क्या है, जीवन की रक्षा का दायित्व अनुच्छेद 21 की सकारात्मक दायित्व है कि अनुच्छेद 21 के तहत राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वो अपने नागरिक के जीवन की रक्षा करे, और किसी नागरिक को भूख से मरने देना राज्य की कल्याणकारी भूमिका की विफलता माना जाता है। अनुच्छेद 21 के तहत क्या होता है, प्राथमिक कर्तव्य है कि नागरिक को जीवन की रक्षा करे, अनुच्छेद 21 की। और न्यायिक रूप क्या है कि ज्ञान कोड बनाम पंजाब राज्य 1996 सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जीने के अधिकार से मरने का अधिकार शामिल नहीं है। आत्महत्या का प्रयास या IPC 309 न्याय संहिता प्रावधान गैर कानूनी रहा है। और सार्वजनिक व्यवस्था यदि कोई अनशन हिंसक रूप लेता है या सामाजिक ताने बाने को प्रोवाइड करता है तो राज्य अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रबंधन लगा सकता है। कि 3 के टकराव के मुख्य बिंदु और नैतिक दुविधा क्या है, डायलेमा क्या है। बलपूर्वक भोजन या फोर्स फीडिंग, जब राज्य अनशनकारियों की जान बचाने के लिए उन्हें जबरन या ट्यूब को भोजन देता है तो इसे मानवीय गरिमा और शारीरिक स्वच्छता का उल्लंघन माना जाता है। और इरोम शर्मिला का मामला, मणिपुर में 16 वर्ष तक बलपूर्वक भोजन दिए जाने के मामले में इस बात को रेखांकित किया गया है कि कैसे कानून ज्ञान बचाना भी मानवीय अधिकारों के हनन को रूप ले सकता है। कि इसका निष्कर्ष क्या है कि भूख हड़ताल नागरिक के मौलिक अधिकार और राज्य की जिम्मेदारी के बीच एक महीने संतुलन की मांग करती है। राज्य को ऐसे संवेदनशील मामलों में दमनकारी नीतियों या बलपूर्वक भोजन कराने या फोर्स फीडिंग के बजाय त्वरित और संवेदनशील संवाद या डायलॉग को मार्ग अपनाना चाहिए। और अंतरिम उपाय के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ मानवीय गरिमा और व्यक्तिगत स्वच्छता और जीवन की सुरक्षा के बीच एक न्याय संगत और मध्य मार्गी और संतुलन स्थापित करना ही एक परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है। लोकतंत्र की क्या पहचान है कि दोस्तों कि मौलिक अधिकार और राज्य की जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन मांग करना, और राज्य को संवेदनशील मामलों में दमनकारी नीतियों बलपूर्वक भोजन कराने की बजाय त्वरित या संवेदनशील संवाद डायलॉग की मांग अपनाना चाहिए। अंतिम वजह के रूप में कानूनी व्यवस्था बनाए रखते हुए साथ साथ मानवीय गरिमा, व्यक्तिगत स्वच्छता और जीवन की सुरक्षा के बीच एक न्याय संगत और मध्य मार्गी संतुलन स्थापित करना ही एक परिपक्व स्वतंत्र की पहचान है। द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, इकोनॉमिक्स से लिया गया दोस्तों। कि आज पढ़ते हैं कि इसमें 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं आर्थिक विश्लेषण से। कि पहला है कि भारत के 3 मुद्रास्फीति दरें, चीन पर आयात निर्भरता और वित्त वर्ष 2028 से स्वीकार्य ईंधन दक्षता मानदंड और क्रेडिट मार्केट योजना। कि मुख्य अर्थव्यवस्था समाचार विश्लेषण, इकोनॉमी न्यूज एनालिसिस का भारत की 3 मुद्रास्फीति दरें या चीन से डिस्प्लेशन का आयात चर्चा में क्यों है। कि अर्थशास्त्रियों निर्मम या माधुर की हालिया विश्लेषण के अनुसार भारत के मुद्रास्फीति या कोर इन्फ्लेशन कम रहने के एक बड़ा कारण चीन से आने वाले सस्ते उत्पादन या डिफ्लेशन इंपोर्ट। मुख्य आर्थिक अंतर्दृष्टि क्या है कि 3 मुद्रास्फीति 3 इन्फ्लेशन भारत वर्तमान में 3 अलग अलग मूल्यों प्रतिवृत्तियों का सामना कर रहा है। और खाद्य मुद्रास्फीति, उच्च ईंधन मुद्रास्फीति स्थिर या मुख्य कोर मुद्रास्फीति बेहद कम है। चीन पर निर्भरता, चीन का प्रोड्यूसर या प्राइस इंडेक्स PPI लंबे समय से नकारात्मक दायरे में है। भारत चीन से सालाना $130 बिलियन से अधिक का आयात करता है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद या GDP का लगभग 3.5% है। चीन में मंदी के कारण वहाँ के उत्पाद या सस्ते हुए हैं, जिससे भारतीय बाजारों में गैर खाद्य या गैर ईंधन वस्तुओं की कीमत नियंत्रित रही है। चिंता का विषय का यह दर्शाता है कि भारत विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन अभी भी चीनी मूल्य निर्धारण संरचना या कितनी गहराई से निर्भर है।
वित्त वर्ष 2028 फाइनेंशियल ईयर से कड़े इंदौर दक्षता या मानदंड या क्रेडिट मार्केट चर्चा में क्यों भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए वित्तीय वर्ष 2027-28 से अधिक सख्त ईंधन दक्षता मानदंडों या फ्यूल इकोनॉमी नॉर्म्स को लागू करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही एक घरेलू क्रेडिट मार्केट भी स्थापित किया जाएगा। और मुख्य आर्थिक बिंदु क्या है कि इसके तहत वाहन निर्माताओं OEMs को कार्बन उत्सर्जन कम करने के निश्चित लक्ष्य दिए जाएंगे। जो कंपनियों के इन लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करेगी, इन्हें क्रेडिट या मिलने जिन्हें वे उन कंपनियों को बेच सकेंगी जो लक्ष्य पूरा करने में विफल रही है। इससे पर्यावरण अनुकूल या तकनीकी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास या पीटी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में या मुद्रास्फीति या कोर इन्फ्लेशन चीन के साथ व्यापारिक संबंधों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर चर्चा है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि कोर मुद्रास्फीति की गणना करते हुए समय हेडलाइंस मुद्रास्फीति की खाद्य और ईंधन दोनों घटकों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को बाहर कर दिया गया है। और हाल ही में आंकड़े के अनुसार भारत के चीन से किया जाने वाला वस्तु आयात से घरेलू सकल उत्पाद GDP में 3% से अधिक स्तर पर पहुंच गया है। चीन के प्रोड्यूसर या प्राइस इंडेक्स PPI में गिरावट भारतीय कोर मुद्रास्फीति कम करने की सकारात्मक योगदान रहा है। इसका आंसर क्या तीनों हो जाएगा कि कोर मुद्रास्फीति अस्थायी उतार चढ़ाव वाले खाद्य ईंधन उत्पाद को शामिल नहीं किया गया है। और इंडियन एक्सप्रेस विशेष चीन से भारत आयात $130 बिलियन को पार कर गया है और जो भारत की GDP की लगभग 3.5% है। चीन में विनिर्माताओं कीमतों PPI की गिरावट के कारण भारत वहां से डिफ्लेक्शन सस्ती वस्तुओं की आयात कर रहा है, जिससे भारत की कोर मुद्रास्फीति नियंत्रण रही है। कि मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि GS3 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी से कि क्या है कि सस्ती चीनी वस्तुओं की आयात भारत की बढ़ती आपूर्ति श्रृंखला घरेलू की मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखती है, लेकिन यह दीर्घकालिक आर्थिक अर्थनिर्भरता के लिए एक ढांचागत चुनौतीपूर्ण पेश करती है। सलोनात्मक मूल्यांकन है कीजिए और 250 शब्दों में 15 अंक है कि क्या है उत्तर संरचना की क्या है कि फार्मिंग हिंड क्या है कि भूमिका भारत की वर्तमान त्रिस्तरीय मुद्रास्फीति उच्च खाद्य बनाम निम्न मुद्रास्फीति उल्लेख करते हुए चीन से आने वाली भारतीय आयात 130 बिलियन से अधिक संक्षिप्त के संदर्भ में है। मुख्य बॉडी में क्या है कि सकारात्मक प्रभाव कि अल्पकालिक राहत चीन के नकारात्मक प्रोड्यूसर या प्राइस इंडेक्स PPI के कारण भारत में कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तुओं या इंटरमीडिएटरी गुड्स लागत कम रही है। इससे भारतीय विनिर्माताओं का प्रॉफिट या मार्जिन सुधारा, उपभोक्ताओं के लिए गैर खाद्य वस्तुएं सस्ती रही हैं। और ढांचागत चुनौतियां हैं कि दीर्घकालिक जोखिम यह निर्भरता दर्शाती है कि मेक इन इंडिया या PLI योजना के बावजूद भारतीय महत्वपूर्ण इनपुट के लिए चीन पर निर्भर है। यदि चीन में कीमतें दोबारा बढ़ती हैं तो भारत में अचानक इनपुट या कॉस्ट आधारित मुद्रास्फीति कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। यह घरेलू MSME के विकास को भी बाधित करता है। आगे की राय घरेलू आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण या करना, बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना और चीन के अलावा वियतनाम या ताइवान जैसे देशों के साथ चाइना प्लस वन रणनीति को कड़ाई से लागू करना। निष्कर्ष क्या है कि मध्य अस्थिरता या प्राइस स्टेबिलिटी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है, लेकिन यह घरेलू विनिर्माण की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। भारत की रणनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। इसका आंसर देखते हैं, मेन आंसर देखते हैं कि सस्ती चीनी वस्तुओं की आयात पर भारत की बढ़ती आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता एक समालोचनात्मक मूल्यांकन है कि भूमिका क्या है कि हाल ही में वर्षों में भारत में एक ध्रुवीय मुद्रास्फीति डाइवर्जेंट इन्फ्लेशन की प्रवृत्ति देखी गई है, जहां उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के विपरीत कोर मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर रही है। इस कम कोर मुद्रास्फीति को एक प्रमुख कारण है चीन से होने वाले सस्ता आयात। वित्तीय वर्ष 2024-25 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा $85 बिलियन से अधिक रहा है, जो अल्पकालिक मूल्य की स्थिरता प्रदान करता है, लेकिन दीर्घकालिक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर ढांचागत चुनौतियां भी खड़ी करता है। घरेलू कोर मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में भूमिका क्या है सकारात्मक पद। चीन ने डिफ्लेक्शन का प्रभाव चीन में उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI में गिरावट डिफ्लेक्शन के कारण वहाँ की वस्तुएं बेहद सस्ती है। भारत द्वारा इनका आयात करने से आयातित अवश्य इम्पोर्टेड डिस्प्लेक्शन अपस्फीति का लाभ मिला है। इनपुट लागत में कमी, एक्टिव या फार्मास्यूटिकल से एग्रीडिएंट से API इलेक्ट्रॉनिक्स घटक और सौर पैनल जैसे मध्यवर्ती सामान इंटरमीडिएट गुड्स सस्ते मिलने से भारतीय विनिर्माणों की इनपुट लागत कम हुई है। उपभोक्ता अधिदेशन कंज्यूमर सरप्लस स्मार्टफोन ऑटोमोबाइल कंपोनेंट घरेलू उपकरणों की कीमतें नियंत्रित रखने से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति सुरक्षित रही है। प्रॉफिट मार्जिन में सुधार, कम लागत के कारण भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र का परिचालन लाभ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेहतर हुआ है, जिससे आर्थिक गतिविधियों की गति मिली है। दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता के ढांचागत चुनौतियां, नकारात्मक घरेलू विनिर्माण का ह्रास, ड्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन सस्ते चीनी सामानों की डंपिंग के कारण भारत को घरेलू सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम MSME क्षेत्र प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहा है, जिससे रोजगार और सृजन प्रभावित हुआ है। और नीतिगत प्रयास, सीमित सफलता और PLI योजना और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के बावजूद भारत मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन के उच्च स्तरों पर चीन पर निर्भर बना हुआ है। प्रेरित लागत मुद्रास्फीति का जोखिम, यदि भविष्य में भू राजनीतिक तनाव चीन की आंतरिक नीतियों के कारण कीमतें ये बढ़ती हैं तो भारत में अचानक लागत या प्रेरित मुद्रास्फीति या कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन का संकट खड़ा हो जाएगा। और रणनीतिक या भेद्यता, दवा के API के लिए 17% निर्भरता, हरित ऊर्जा या सौर सेल के लिए 80% निर्भरता, उससे संवेदनशील क्षेत्रों में अत्यधिक निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक संप्रभुता के लिए जोखिम है। आगे की राह क्या है कि चाइना प्लस वन सुदृढ़ीकरण, आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने के लिए वियतनाम, ताइवान, मलेशिया और आसियान देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को तेजी से बढ़ाना चाहिए। और एंटी डंपिंग और टैरिफ उपाय, घरेलू उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए चुनिंदा चीनी उत्पादों पर सेफ गार्ड या ड्यूटी और एंटी डंपिंग शुल्क का प्रभावी उपयोग हो। बैकवर्ड लिंकेज का विकास, PLI योजना के तहत केवल असेंबलिंग संमेकन के बजाय कोर कंपोनेंट और कच्चे माल
कि घरेलू उत्पादन, घरेलू मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया जाए और लॉजिस्टिक लागत में कमी, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के माध्यम से घरेलू विनिर्माण की परिचालन लागत को कम किया जाए ताकि चीनी आयात का मुकाबला कर सके। निष्कर्ष क्या है कि यद्यपि चीनी आयात से प्राप्त मूल्य स्थिरता या प्राइस स्टेबिलिटी वर्तमान समष्टि या आर्थिक माइक्रो इकोनॉमिक प्रबंधन के लिए अनुकूल है, लेकिन दीर्घकालिक आर्थिक दृढ़ता की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। भारत को अल्पकालिक मौद्रिक राहत और दीर्घकालिक ढांचा आत्मनिर्भरता के बीच एक रणनीतिक संतुलन बनाना होगा और वास्तविक आत्मनिर्भरता केवल आयात प्रतिस्थापन से नहीं बल्कि घरेलू विनिर्माण की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने से ही संभव होगी। इसमें कितने इंपॉर्टेंट निष्कर्ष में बोला है कि दोस्तों ये क्या बोला कि चीन की आयात से प्राप्त मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी वर्तमान समष्टि आर्थिक माइक्रो इकोनॉमिक प्रबंधन के प्रबंधन के अनुकूल है, लेकिन यदि दीर्घकालिक आर्थिक दृढ़ता की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। भारत को अल्पकालिक मौद्रिक राहत और दीर्घकालिक ढांचा के आत्मनिर्भरता के बीच रणनीतिक संतुलन बनाना होगा और वास्तविक आत्मनिर्भरता केवल आयातित प्रतिस्थापित से नहीं बल्कि घरेलू विनिर्माण और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने से संभव है। कि अगला है कि दूसरा है दिल्ली का शीतकालीन प्रदूषण नियंत्रण प्लान, एबी ट्रांसफर नीति, दिल्ली विंटर पोल्यूशन एक्शन प्लान की समाचार। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में होने वाले गंभीर वायु प्रदूषण या GRAP स्टेज या 5 से निपटने के लिए एक नई नीति तैयार की है। इसके तहत शहर की सीमा पर डीजल ट्रकों की कार्गो या माल को इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों EVs में स्थानांतरित किया जाएगा। GS पेपर 3 या पर्यावरण प्रदूषण या क्षरण के मुख्य तथ्य क्या है कि IIT दिल्ली और टेडी के हालिया में अध्ययन के अनुसार दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 70,000 भारी डीजल ट्रक प्रवेश करते हैं, जो परिवहन क्षेत्र के कुल PM 2.5 उत्सर्जन में 23% का योगदान देते हैं। कि अरुणाचल प्रदेश में दुर्लभ और एकाकी मधुमक्खियों की 2 नई प्रजातियों की खोज, न्यू बी स्पीशीज डिस्कवर्ड की समाचार। अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के शोधकर्ताओं की अरुणाचल प्रदेश की शिलोंग घाटी में एकाकी मधुमक्खियों या सोलिटरी बी की 2 नई दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई है। इसके नाम एलाप्रोपोडो या ट्रैंगुलर और या हेप्रोपोडा या एडी रखे गए हैं। इस पक्षी का नाम याद रखना, 2 नई दुर्लभ प्रजातियां एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। इस पक्षी का नाम पहला नाम है एलाप्रोपोडो या ट्रैगुलता, दूसरा है कि हेप्रोपोडा आदि रखे गए। दोनों नाम को नाम लेने में डिफिकल्ट हो रहा है दोस्तों, इसको दोनों नाम को याद रखना। आपसे एग्जाम में पूछा डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। GS3 जैव विविधता और संरक्षण से मुख्य तथ्य क्या है कि यह खोज पूर्वी हिमालय जंगलों की समृद्ध और जैव विविधता और उनके संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करती है। कि प्रारंभिक परीक्षा या PT के लिए है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हाल ही में समाचारों में देखी गई प्रजातियों एलाप्रोपोडा, ट्रैगुलेटा या हेप्रोपोडा आदि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर तो ये इसका पश्चिमी घाट के पाए जाने वाले मेढक से पूर्वी हिमालय के में खोजी गई एकाकी मधुमक्खियां। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा दोस्तों। कि हाइड्रोजन ईंधन और इसके परिवहन अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करिए। हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों उप उत्पादन या बाय प्रोडक्ट के रूप में केवल एक जल वाष्प और नवगर्मी का उत्सर्जन करती हैं। पहला सही है। और भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रेन से सुरक्षा के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग और ऑटो डाउन प्रणाली को एकीकृत किया गया है। इसका आंसर दोनों सही है दोस्तों, पहला और दूसरा दोनों सही है इसका आंसर। कि इसमें क्या दोनों कथन सही है। हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी का कि पहला क्या है कि यह शोध अरुणाचल प्रदेश के शिलांग में, सॉरी दोस्तों, पहला का आंसर 2 और दूसरा का आंसर दोनों सही, दोनों कथन सही है। कि हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी स्रोत जो शून्य उत्सर्जन सुनिश्चित करता है। आइए मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आंसर है ठीक है। कि पर्यावरण अर्थव्यवस्था से शहरी माल ढुलाई या फ्रेट ट्रैफिक भारत के महानगरों में कि वायु प्रदूषण का एक प्रमुख लेकिन कम ध्यान दिया जाने वाला स्रोत है। दिल्ली की आगामी डीजल टू EV कार्गो के ट्रांसफर नीति के आलोक में इसके पर्यावरणीय लाभों और इसे लागू करने में आने वाली तार्किक लॉजिस्टिक चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 150 सब 10 मार्क्स। आइए पढ़ते मॉडल आंसर क्या होना चाहिए और उसका मेन आंसर देखेंगे। पहला मॉडल आंसर क्या है कि भारत में महानगरों में 25 से 30 शब्दों में भूमिका कि महानगरों में ग्रीन हाउस गैस GH उत्सर्जन और PM 2.5 प्रदूषण का लगभग 20 से 30% है। शहरी माल ढुलाई भारत के महानगरों में ग्रीन हाउस गैस शहरी माल या फ्रेट ट्रैफिक से आता है। इस संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार आगामी डीजल टू EV कार्गो ट्रांसफर नीति, जिसके तहत भारी डीजल वाहनों का माल शहर के बाहर या इलेक्ट्रिक कार्गो को वाहन से ट्रांसफर किया जाएगा और एक प्रगतिशील कदम है। पर्यावरणीय लाभ क्या है कि इसमें कि लाभ देना है 45 से 50 शब्दों। स्थानीय उत्सर्जन में कमी कि महानगरों के भीतर डीजल ट्रकों में प्रवेश पर रोक लगाने से नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx और पार्टिकुलेट मैटर PM के स्तर में भारी गिरावट आएगी। और अंतिम मिल कनेक्टिविटी, लास्ट माइल डिलीवरी का डिकार्बोनाइजेशन, ई-कॉमर्स और रोजमर्रा की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर या 4 व्हीलर कार्गो का उपयोग से कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और ध्वनि प्रदूषण में कमी होगी दोस्तों। इलेक्ट्रिक वाहन या EV से पारंपरिक डीजल ईंधन की तुलना में शांत होते हैं, जिससे शहरी शोर कम या तार्किक लोड चुनौतियों में लगभग ट्रांसफर और कम सीमाई कार्बन ट्रांसफर में कि लॉजिस्टिक सेंटर में विकसित करने के लिए भारी भूमिका पूंजी की आवश्यकता होगी। कि कमजोर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाणिज्य फ्लीट के लिए हाई स्पीड फास्ट चार्जिंग स्टेशन की भारी कमी है, जिसे डिलीवरी में देरी या आइडल टाइम से हो सकती है। या परिसेबल गुड्स क्या जल्दी खराब होने के वाले सामान है जो जोखिम है। फल, सब्जियां, दूध और जैसे सामानों में ट्रांसफर करने के लिए कोल्ड चेन या है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के नुकसान बढ़ सकता है। EV कार्गो या सीमित रेंज लागत, बड़ी वजन ले जाने से इलेक्ट्रिक वाहनों को बैटरी क्षमता या छोटे ऑपरेटरों के लिए खरीदने की उच्च प्रारंभिक लागत एक बड़ी बाधा है। निष्कर्ष क्या है
कि यदि नीति साड़ी या गुणवत्ता साड़ों में गेम चेंजर साबित हो सकती है। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर भी कि निर्भर करेगा कि सरकार ट्रांसफर पर मजबूत लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेटरों को वित्तीय प्रोत्साहन कैसे प्रदान करती है, सब्सिडी कैसे प्रदान करती है। भारत में जेनेटिक्स या मॉडिफाइड जीएम फसलों के लिए जारी की गई सुरक्षा ढांचे से मुख्य आयाम निम्नलिखित है। जीएम क्रॉप से लिया गया दोस्तों, इसका GS3 से जो सबसे प्रोफेसर आए पते हैं इसके बारे में कि उन्नत वैज्ञानिक प्रोटोकॉल GAC का नया ढांचा जैव सुरक्षा डेटा समीक्षा को अधिक सटीक या पारदर्शिता आधुनिक बनाता है। जलवायु अनुकूलन कृषि या प्रोटोकॉल या सूखा बाढ़ अत्यधिक तापमान को झेलने वाली फसलों अनुसंधान R&D की गति देगा और संतुलित दृष्टिकोण है कि इसका उद्देश्य है कि वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना। और यूपीएससी परीक्षा के लिए संभावित क्वेश्चन है कि यूपीएससी के लिए मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि मेंस के लिए क्या है। भारत में खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की चुनौती निपटने में जीएम तकनीकी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए और GAC के नए जैविक सुरक्षा के ढांचे के आलोक में इसके विनियामक रेगुलेटरी मुद्दों पर भी चर्चा कीजिए कि उसका फ्रेम इसका मॉडल आंसर क्या होगा कि जीएम फसलों की परिभाषित करते हुए हाल ही में GAC द्वारा जारी किए नए सुरक्षा ढांचे को उल्लेख करते हुए शुरुआत की जाए और सकारात्मक पक्ष दें और कीट प्रतिरोधकता बेहतर पोषण जैसे गोल्डन राइस या जलवायु परिवर्तन के प्रति। तीसरा है चिंताएं और चुनौतियां कनेक्ट जैसे विविधता पर प्रभाव, सुपर वित्त का खतरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर किसानों की निर्भरता और स्वास्थ्य संबंधों से चिंताओं की जिक्र करें और विनियामक ढांचा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर्यावरण मंत्रालय के तहत GAC की भूमिका और इस नए उन्नत प्रोटोकॉल से विनियामक प्रक्रिया में आने वाले सुधारों को समझाएं और निष्कर्ष क्या है कंक्लूजन एहतियाती सिद्धांत प्रीक्यूटिनरी प्रिंसिपल को अपनाते हुए मजबूत वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ते सुझाव दें। इंट्रोडक्शन क्या है कि परिभाषा और संदर्भ में अनुवांशिक रूप से संभावित जीएम तकनीकी को संक्षेप में परिभाषित करें कि हालिया संदर्भ क्या है कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग अप्रेजल या कमेटी GAC द्वारा हाल ही में जारी किए उन्नत जैव सुरक्षा दिशा निर्देशों जैसे जीनोम या एडिटेड या फसलों के लिए नियमों को सरल बनाना का उल्लेख है। महत्व क्या कि यह तकनीक भारत की सतत विकास लक्ष्य 2.0 हंगर या जलवायु अनुकूलन कृषि की दिशा में एक बड़ा कदम है। सकारात्मक पक्ष क्या है कि खाद्य सुरक्षा बढ़ती जनसंख्या के लिए कि कम भूमि की अधिक उत्पादकता जैसे BT कपास के बाद भारत की प्रमुख कपास नियामक बनाना, जलवायु लचीलापन, क्लाइमेट रेसिलियंस, सूखा रोधी, ड्रग्स टॉलरेंस, बाढ़ रोधी या फ्लड टॉलरेंस फसलों का विकास जैसे सूखे का सामना करने वाली मक्का या धान की किस्में। या पोषण सुरक्षा क्या है कि कुपोषण से लड़ने के लिए कि बायोफोर्टिफिकेशन जैसे विटामिन A युक्त गोल्डन राइट या जिंक समृद्ध फसलें, लागत में कमी या कीट प्रतिरोधक या जैसे बीटी बैगन या धारा सरसों हाइब्रिड 111 के कारण रासायनिक कीटनाशकों पर किसानों पर खर्च कम होता है। तो चिंताएं चुनौतियां क्या है, पर्यावरणीय जोखिम क्या, गैर लक्षित जीवों जैसे नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को नुकसान या सुपरविट जीएम प्रतिरोधक खरपतवार के उभरने का खतरा है। आर्थिक निर्भरता क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNCs के बीजों पर एकाधिकार के कारण टर्मिनल स्पीड तकनीकी से किसानों की बीज संप्रभुता या सीड सॉवरेनिटी को खतरा है। स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितताएं, मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव जैसे एलर्जी या एंटीबायोटिक प्रतिरोध की ठोस वैश्विक डेटा का अभाव है। अवैधिक खेती, भारत के कुछ हिस्सों में अवैध रूप से जीएम बैगन या HTBT हार्बिसाइड या टेली ब्रांड कपास की खेती जैव सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौतियां है। विनियामक ढांचा सुरक्षा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है कि GAC की भूमिका या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वैधानिक निकाय है कि नया सुरक्षात्मक ढांचा नया प्रोटोकॉल के तहत जीनोम एडिटिंग SDN1 और SDN2 को पारंपरिक जीएम फसलों SDN3 की तुलना में कम करे नियमों से गुजरना होगा, जिससे अनुसंधानों में तेजी आएगी। प्रक्रियात्मक सुधार क्या है कि विनियामक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, वैज्ञानिक डेटा को सार्वजनिक करना, राज्यों की सहमति और क्योंकि किसी राज्य का विषय है का महत्व देना। निष्कर्ष क्या है कंक्लूजन, संतुलित दृष्टिकोण भारत को एहतियाती या सिद्ध सिद्धांत या प्रीक्यूशन या प्रिंसिपल वैज्ञानिक नवाचार के बीच संतुलन बनाना चाहिए। आगे की राह क्या है, एक स्वतंत्र अखिल भारतीय जैव सुरक्षा प्राधिकरण BRA बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की जानी चाहिए ताकि नियामक प्रक्रिया रणनीतिक या व्यावसायिक दवा को मुक्त या पूरी तरह से वैज्ञानिक साक्ष्यों को आधारित हो। प्रारंभिक या PT के लिए प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष मशीनों के संदर्भ में क्रू एस्केप सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है कि इसका है अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में बाहर धकेलना, प्रक्षेपण के दौरान विफलता स्थिति को अंतरिक्ष यात्रियों को मॉड्यूल को रॉकेट को सुरक्षित दूर ले जाना और अंतरिक्ष यान के पुनः प्रवेश या री-एंट्री के समय घर्षण या सीमावर्ती गर्मी को कम करना और अंतरिक्ष यात्रियों को शून्य गुरुत्वाकर्षण में भोजन प्रदान करने में मदद करना। इसका पहला का क्या आंसर हो जाएगा, पहला का B आंसर हो जाएगा। पहला का B आंसर, प्रक्षेपण के दौरान विफलता की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को मॉड्यूल को रॉकेट के सुरक्षित ले जाना। इसका आंसर पहला का क्या हो जाएगा, B होगा। दूसरा है, पहला का व्याख्या पढ़ लेते हैं, क्रू एस्केप सिस्टम में आपातकालीन सुरक्षा प्रणाली जो रॉकेट में खराबी आने पर अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाती है। दूसरा है कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग मूल्यांकन सीमित GAC के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। यह पर्यावरणीय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के तहत कार्य करने वाली एक वैधानिक स्टेचुटरी संस्था है और भारत में किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसल के व्यावसायिक उत्पादन की अंतिम अनुमति देने की शक्ति केवल इसी समिति के पास है। तो इसका आंसर पहला ही होगा, दूसरा गलत है दोस्तों कि दूसरा का आंसर क्या होगा, पहला होगा। GAC पर्यावरणीय
संरक्षण व निश्चितता अधिनियम 1986 के तहत काम करती है। दूसरा गलत है, यह GEAC की केवल सिफारिश ही करती है। अंतिम व्यावसायिक मंजूरी पर्यावरण मंत्रालय कैबिनेट मंजूरी द्वारा ही दी जाती है। इसको याद रखना है, GEAC क्या करती है, केवल सिफारिश करती है। अंतिम मंजूरी कौन देते हैं, पर्यावरण मंत्रालय कैबिनेट द्वारा ही दी जाती है। संपादकीय 2 है, रूसी तेल पर 100% शुल्क और भारत अमेरिका व्यापार संकट। कि अमेरिकी सीनेट में दोनों दलों डेमोक्रेट या और रिपब्लिकन के सांसदों ने एक विधेयक पेश किया है कि जिसमें रूस से कच्चे तेल का आयात करने वाले भारत और चीनी सहित 5 देशों पर 100% तक का आयात शुल्क इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का प्रावधान है। कि दूसरा यूपीएससी पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय संबंध द्विपक्षीय संबंध विकसित देशों से इस पाठ्यक्रम को लिंक कर सकते हो। GS2 मुख्य विश्लेषण क्या है कि व्यापारिक विरोधाभास एक तरफ अमेरिकी भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहा है, वही दूसरी तरफ रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर भारी शुल्क थोपने की तैयारी कर रहा है। और भय दोहन क्या है, भय दोहन की नीति क्या है। संपादकीय अनुसार यह अमेरिकी की एक तरफा दादागिरी और यह भय दोहन या को इलेक्शन की नीति को दर्शाता है। इससे पहले अमेरिकी प्रशासन ने 500% तक के शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे संशोधन कर जब 100% किया गया है। और भारत का रुख क्या है, भारत हमेशा से अपनी ऊर्जा सुरक्षा या एनर्जी सिक्योरिटी में प्राथमिकता देता है। और यूक्रेन युद्ध के बाद में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को महंगाई से बचाने के लिए रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदा है। और समझौता पर संकट, यदि यह विधेयक अमेरिकी संसद में पारित हो जाती है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और तो भारत अमेरिका व्यापार वार्ता खटाई में पड़ सकती है और पूर्व में हुए शुल्कों की छोटी बेमानी हो जाएगी। प्रीलिम्स के लिए पीटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि CAA TCA काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रो सैमसंग एक्ट, यह एक अमेरिकी कानून जिसके तहत रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ बड़े लेन देन करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। भारत इसके तहत भी दबाव झेलना पड़ रहा है। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, प्रीलिम्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भू राजनीतिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को कच्चे तेल क्रूड ऑयल को आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। इसमें पहला क्या है दोस्तों, इसका तीनों हो जाएगा आंसर, इराक, सऊदी अरब, रूस, इसका तीनों आंसर हो जाएगा। तो भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति 80% से अधिक आयात करता है। इराक, रूस, सऊदी अरब इसे सबसे तेल आपूर्ति देश है। मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल को आयात करना उसकी रणनीति या स्वायत्ता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का हिस्सा है कि लेकिन यह भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार रिश्तों में तनाव का कारण बनता है। तो 150 और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है कि भारत द्वारा रूस से रियायती दरों पर कच्चे तेल को आयात करना उसकी रणनीति या स्वायत्ता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह कदम पश्चिमी प्रतिबंधों के दबाव के बावजूद भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देने की क्षमता को दर्शाता है। इसे भारत के घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने और मुद्रास्फीति को थामने में सफल रहा है। और हालांकि निर्णय भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों में आर्थिक तनाव या असहजता का कारण भी बनता है। अमेरिकी और उसके पश्चिमी सहयोगी देशों ने यूक्रेन और युद्ध के चलते रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में भारत का रूस के व्यापार बढ़ाना और वाशिंगटन चिंताओं का वित्तीय विषय रहा है। अमेरिका को डर है कि इससे रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को कभी प्रभाव कम होता है। इसके बावजूद भारत और अमेरिका के संबंध केवल इस पर मुद्दे पर भी निर्भर नहीं है। दोनों देश चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए क्वाड से और हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूत रणनीतिक साझेदार है। अमेरिका भी भारत के की ऊर्जा आपूर्ति और उसकी भू राजनीतिक स्थिति को संवेदनशीलता को समझता है। इसलिए वे हालांकि तेल आयात को लेकर दोनों देशों के बीच भेदभाव उभरे हुए हैं, लेकिन इसे व्यापक रक्षा और तकनीकी सहयोग को पटरी से नहीं उतारता है। निष्कर्षता है कि यह भारत की संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति की परीक्षा है। 17 जुलाई जनसत्ता से लिया गया कि ओपनिंग है, इसमें पॉलिटिक्स लिया गया है कि शहरी शासन क्या है, कि मानसून संकट, वन्य विकास क्या है, कि जनसत्ता से ओपनिंग के अनुसार देश में वित्तीय शहरों में की पहली बार बारिश में कि जल भराव और बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है। यह समस्या केवल प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि शहरी स्थानीय निकायों या ULBS के कुप्रबंधन और नगरीय शासन की विफलता को दर्शाती है। संवैधानिक संशोधन 74वां संशोधन स्थानीय शासन, वैधानिक संस्थाएं, सरकारी नीतियों, राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से मुख्य है। 34वें संविधान संशोधन की विफलता है। 14वें संशोधन अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय निकाय या नगर निगम पालिकाओं को सशक्त करने का प्रावधान है, लेकिन वित्तीय कमी और प्रशासनिक इच्छा शक्ति के अभाव में ये संस्थाएं जल निकासी, ड्रेनेज सिस्टम और बुनियादी ढांचे के क्रियान्वयन में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। अतिक्रमण और कानून का परिवर्तन, नगर नियोजन कानूनों का उल्लंघन प्राकृतिक जल निकासी मांगों पर हो रहे हैं। अवैध निर्माण को रोकने में स्थानीय प्रशासन और समर्थ रहा है। जवाबदेही का अवलोकनशाही या म्युनिसिपल कमिश्नर और निर्वाचित प्रतिनिधियों या मेयर काउंसिलर के बीच समन्वय की कमी और जवाबदेही की स्पष्ट नीति न होने के कारण नागरिक अधिकार प्रभावित हो रही है। पीटी के लिए प्रीलिम्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस है। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में भाग 11A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों को 18 विषय सौंपे गए हैं। सड़क, जल निकासी, शहरी नियोजन आदि है। अनुच्छेद 243W या राज्य विधानमंडलों को शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियां उत्तरदायित्व सौंपने में अधिकार देता है। पीटी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। भारत में शहरी स्थानीय निकाय, अर्बन लेवल लोकल बॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। कि पहला है कि 14वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। जो संविधान अनुच्छेद 293 की पालिकाओं की शक्तियों या नगर पालिकाओं की शक्तियों या पदाधिकारियों की उत्तरदायित्व संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाए, केवल 2 सही है कि
की व्याख्या किया कि पहला गलत है। 14वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जबकि 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। जैसे पहला क्या गलत है, 14वें संविधान संशोधन, इसमें पहला क्या बोला गया था कि संविधान द्वारा 11वीं सूची में ये 11वीं नहीं 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी 14वें संविधान संशोधन, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारत के शहरों में शहरी बाढ़ या अर्बन फ्लडिंग की बार बार होने वाली घटनाओं की प्रकृति की मार कम और नगरीय शासन अर्बन गवर्नमेंट की विफलता का परिणाम अधिक है। 14वें संविधान संशोधन के आलोक में इस कथन का समूलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भूमिका क्या है कि हाल ही के वर्षों में मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली और महानगरों में शहरी बाढ़ अर्बन फ्लड एक नियमित आपदा बन चुकी है। यह समस्या केवल अप्रत्याशित भारी बारिश, मौसम परिवर्तन का परिणाम नहीं, बल्कि योजनाहीन या शहरीकरण और 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की कमजोर कार्यान्वयन के कारण नगरीय शासन की विफलता को दर्शाती है। 14वें संविधान संशोधन के आलोक में नगरीय शासन की विफलता। 14वें संविधान संशोधन के स्थानीय निकायों में ULBS संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 12वीं अनुसूची के तहत 18 कार्य सौंपे हैं। हालांकि व्यवहारिक रूप से प्रशासनिक और वित्तीय विफलता शहरी बाढ़ को मुख्य कारण है। शहरी नियोजन की कमी, पूरे विशिष्ट मास्टर प्लान बनाते हुए समय जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी और परिस्थिति को नजरअंदाज किया जाता है। प्राकृतिक जल निकासी मार्गों पर कंक्रीटीकरण कर दिया गया है और भूमि उपयोग का विनियमन नहीं। प्रविष्टि 2 आर्द्रभूमि या वेटलैंड या बाढ़ के मैदानों, फ्लड प्लेन अवैध निर्माण को रोकने में नगर पालिकाएं विफल रही है और बेंगलुरु में झील अतिक्रमण इसका प्रमुख उदाहरण है। और पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रविष्टि होना चाहिए। जल आपूर्ति या सीवरेज सिस्टम का रखरखाव लचर है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की विफलता के कारण कचरा नालियों को अवरुद्ध कर देता है। वित्तीय और प्रशासनिक लाचारी, नगर पालिकाओं के पास धन, फंड या कार्यों में फंक्शन या कार्यकर्ताओं फंक्शनल की भारी कमी है। वे बाढ़ प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकी जैसे GIS मैपिंग से निवेश नहीं कर पाती हैं और जवाबदेही के अभाव के मेयर के पास कार्यकारी शक्तियों की कमी होती है, जिसे नौकरशाही, कमिश्नर व निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच समन्वय नहीं होता है। समूलोचनात्मक विश्लेषण क्या है कि केवल शासन की विफलता है कि नगरी की शासन में विफलता एक बड़ा कारण है, लेकिन शहरी बाढ़ के लिए केवल इसकी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित है। जलवायु परिवर्तन या प्रकृति का प्रभाव, क्लाउड बस्टर या बादल फटना या कम समय में अत्यधिक तीव्र बारिश की घटनाएं बढ़ रही है, जो मौजूदा ड्रेनेज क्षमता को कई अधिक। भौगोलिक कई शहरों में जैसे चेन्नई में या तटीय निचले इलाकों में स्थित जहां समुद्र की उच्च ज्वार है, टाइडल के दौरान पानी की निकासी प्राकृतिक रूप से रुक जाती है। वही अंतर एजेंसी समन्वय की कमी की ड्रेनेज विकास प्राधिकरण जैसे DDA जल बोर्ड अलग अलग काम करते हैं, जिसमें एकीकृत बाढ़ प्रबंधन योजना नहीं बन पाती है। नागरिकता व्यवहार क्या है कि प्लास्टिक कचरे को गैर जिम्मेदारियां निपटाना और नालियों में कचरे फैलाना जल भराव को बढ़ाता है। आगे की राय क्या है कि स्पॉन्जन सिटी की अवधारणा है कि चीन की तर्ज पर शहरों में के पारगम्य या फुटपाथ या प्रीमेंटेशन और शहरी वनों में निर्माण किया जाए ताकि जमीनी पानी संडेक सके। और 14वें संविधान संशोधन की पूर्ण सशक्तिकरण और ULB वित्तीय सहायता की जाए और शहरी नियोजन में जल निकायों के सक्षम को निवास बनाना है। और ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जल निकासी ब्लू और पार्कों या हरियाली ग्रीन को ड्रेनेज सिस्टम के साथ एकीकृत किया जाए। एकीकृत कमांड केंद्र, बाढ़ की शुरुआती चेतावनी के लिए सभी विभागों को जोड़ने वाली केंद्रीय रियल टाइम डेटा सिस्टम होना चाहिए। कि निष्कर्ष क्या है कि शहरी बाढ़ को रोकने के लिए प्रकृति की मार का बहाना बनाने के बजाय नगर पालिकाओं को वित्तीय, प्रशासनिक और तकनीकी रूप से सशक्त करना होगा। जब तक 14वें संशोधन में मुक्त भावना के अनुरूप नीचे से ऊपर या बॉटम अप नियोजन नहीं होगा, तब तक भारत के शहर सुरक्षित या टिकाऊ नहीं बन सकता है। आगे न्यायपालिका और गवाहों के संरक्षण में है विटनेस प्रोटेक्शन कि उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट या चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि रफूदार या आरोपियों द्वारा गवाहों को धमकियों या प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। और UPSC GS2 से न्यायपालिका या कार्यपालिका नगर अधिकारी या कानून का प्रशासन से जोड़ सकते हैं इस टॉपिक को कि कानून के शासन के रूल ऑफ लॉ की चुनौती को बाहुल्य या रसूल या व्यक्तियों के द्वारा गवाहों को डराना भारतीय अपराधियों को न्याय की प्रणाली के बुनियादी और सिद्धांत को कानून के शासन अनुच्छेद 14 पर आघात है। अनुच्छेद 14 का क्या आघात है कि अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार बताता है। गवाहों या संरक्षण योजना या विटनेस प्रोटेक्शन के सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस योजना को मंजूरी दी गई थी और इस अनुच्छेद 141 के तहत देश को कानून माना था कि इसके तहत गवाहों को पहचान या बदलना, सुरक्षा देना या सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना शामिल है। लेकिन राज्यों में इसका क्रियान्वयन अभी भी कमजोर है। निष्पक्ष सुनवाई अधिकार, राइट टू फेयर ट्रायल, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार एक हिस्सा है। यदि गवाह सुरक्षित नहीं है तो पीड़ित को न्याय मिलना असंभव हो जाता है। कि पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर अभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। और गवाह संरक्षण योजना 2018 से केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा तैयार किया गया है। और पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि दूसरा है कि गवाह संरक्षण योजना 2018 के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस योजना के राष्ट्रीय विधिकरण सेवा प्राधिकरण नालसा के गृह मंत्रालय द्वारा संयुक्त तैयार किया गया। दूसरा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इसे देश भर में लागू करने का निर्देश दिया गया। इसका आंसर दोनों हो जाएगा। दोनों कथन पूरी तरह सही हैं कि गवाहों को अधिकारों की रक्षा और न्याय की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाते
तो इस योजना का अनिवार्य रूप से लागू कराया है। मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। आपराधिक न्याय प्रणाली में गवाह न्याय के आंक और कान है। गवाह क्या है कि आपराधिक मामले में या आपराधिक न्याय मामले में गवाह क्या है, आंक और कान होते हैं। कि भारत में के गवाह पर संरक्षण के समक्ष मौजूद कि विधिक एवं प्रशासनिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। 150 शब्द 200। भूमिका क्या है कि जेरेमी बेंथम के अनुसार गवाह न्याय के आंक और कान होते हैं। क्या जेरेमी, इसको याद रखना दोस्तों, जेरेमी बेंथम के अनुसार क्या होता है, गवाह न्याय के आंक और कान होते हैं। आपराधिक न्यायालय प्रणाली की सत्ता और निष्पक्षता की पूरी तरह से गवाहों के निर्भीक बयानों पर टिकी होती है। विविध की चुनौतियाँ क्या है? स्पष्ट केंद्रीय कानून और समग्र भारत में अभी भी गवाहों की सुरक्षा के लिए कोई व्यापक सीमित केंद्रित विविध और नियमित नहीं है। साक्ष्य अधिनियमित या सीमाएं वर्तमान विविध ढांचा गवाहों को गुम करने, हॉस्टाइल होने से रोकने और उनकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखने से कमजोर होते हैं। और परिभाषा का दायरा की कानूनी रूप से जैसे गवाह या प्रीति के रूप में अंतर की गई कई बार सुरक्षा प्रावधानों को संकुचित कर देता है। कि प्रशासनिक चुनौती क्या है कि साक्षी संरक्षण योजना WSP 2018 का धीमा कार्यान्वयन या सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृति इस योजना के लिए कि राज्यों में पर्याप्त फंड और बुनियादी ढांचों को कमी है। कि मुख्य अपराधियों की गठजोड़ या शक्तियों के अपराधियों के मामलों में गवाहों की पुलिस सुरक्षात्मक मिलने के बावजूद धमकी या भय का सामना करना पड़ता है। प्रतिक्रियात्मक देरी अदालती मामलों में वर्षों खिंचाव के कारण गवाहों पर लगातार मानसिक आर्थिक दबाव बना रहता है। पहचान बदलने में कठिनाई, गवाहों को नई पहचान देना या उन्हें दूसरी गवाह जगह बचाना प्रशासनिक रूप से बेहद जटिल और खर्चीला है। निष्कर्ष क्या है? गवाहों को संरक्षण या कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ के बनाए रखने के लिए अनिवार्य साक्षी संरक्षण योजना 2018 को विविध या संसदीय कानून बदलकर और त्वरित अदालतों या फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसी न्याय में प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल की जा सकती है। अभ्यास क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन में के मापन या नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI अपनी मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए मुख्य रूप से थोक मूल्य सूचकांक WPI को आधार बनाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI संकलन या प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा किया जाता है। RBI का वर्तमान या मुद्रास्फीति नियंत्रण लक्ष्य सीमा 4% जिसमें ±2% उतार चढ़ाव शामिल निर्धारित है। RBI मुद्रा, इसका आंसर केवल बी हो जाएगा, केवल तीसरा ही है कि RBI वर्तमान मुद्रास्फीति नियंत्रण में 4% सीमा 4% जिसमें ±2% उतार चढ़ाव शामिल निर्धारित है। पहला गलत है क्योंकि RBI मौद्रिक नीति तय करने के लिए खुदा मुद्रास्फीति यानी CPI को आधार बनाता है और न कि WPI को। मौद्रिक स्थिति खुदा मुद्रास्फीति अपनाने के लिए CPI को आधार बनाता है, न कि WPI के। दूसरा गलत है क्योंकि इसे अब तक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या NSO द्वारा जारी किया जाता है और CSO NSSO का विलय हो चुका है। तीसरा सही है। कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है PT के लिए कि भारत में हाल ही में शुरू किए हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों के संदर्भ में निम्नलिखित होंगे। यह ट्रेन आंतरिक दहन या इंजन से सीधे हाइड्रोजन जलाकर ऊर्जा प्राप्त करती है। इसके संचालन में उप उत्पादन के रूप में केवल पानी और जलवाष्प उत्सर्जित होते हैं। इसका केवल आंसर केवल 2 हो जाए, दूसरा ही सही है। इसके लिए संचालन बाय प्रोडक्ट में केवल पानी और जलवाष्प में उत्सर्जित होते हैं, केवल दूसरा ही सही है। पहला गलत है क्योंकि यह फ्यूल से सेल या आधारित या इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ना कि हाइड्रोजन को सीधे जलाने में वाला इंजन है। तीसरा गलत है क्योंकि इसमें भारत में पहले एशिया से पहले हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण चीन द्वारा किया गया था, भारत में नहीं, इससे पहले नहीं, चीन में किया गया था इससे पहले। कि PT के लिए है ये क्वेश्चन है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संबंध में है कि यह संयंत्र भारत के केरल राज्य में स्थित है। पहला गलत है। यह रूस द्वारा तकनीकी द्वारा विकसित किया है, दूसरा सही है। कि भारतीय संविधान के आरक्षण रिजर्वेशन प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित युगों यह अनुच्छेद 15(4) के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 16(4) राज्य के अधीन या सेवाओं के पिछड़े वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व प्रावधान है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति है। इसका आंसर क्या? तीनों सही है दोस्तों। कि आरक्षण से रिलेटेड ये तीनों सही है कि भारतीय संविधान के आरक्षण से 15(4) सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग, अनुच्छेद 16 अधीन सेवाओं के पिछड़े वर्ग, अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग की स्थितियों में जांच की आयोग की नियुक्ति। मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स और सामाजिक न्याय के लिए पॉलिटिक्स से वर्तमान समय में आरक्षण की नीतियों सामाजिक सशक्तिकरण समाधान के बजाय राजनीतिक ध्रुवीकरण और लुभावनवाद या पॉपुलिज्म के औजार बनती जा रही है। और समालोचनात्मक विश्लेषण के लिए 250 सब 15 मार्क्स का। भूमिका क्या है कि भारत में आरक्षण संवैधानिक आरक्षण अवधारणा अनुच्छेद 15 या 16 इसके मूल उद्देश्य समानता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना को स्पष्ट करें। सकारात्मक पक्ष क्या बताया कि आरक्षण ने किस प्रकार वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने और नीति निर्माण में उसकी भागीदारी बढ़ाने में मदद करती है। कि राजनीतिक चुनौतियां क्या है, संपादकीय में आलोक में चर्चा करें कि किस प्रकार राजनीतिक दल बिना किसी ठोस डेटा या जैसे जातिगत जनगणना या आर्थिक मूल्यांकन के चुनावी लाभ के लिए आरक्षण की मांग और आंदोलनों को बढ़ावा देते हुए प्रशासनिक अराजकता और योग्यता बनाम प्रतिनिधित्व के बीच बढ़ते तनाव का उल्लेख करें। आगे की राय कि इंदिरा साहनी मामले 50% की सीमा या क्रीमी लेयर किसी सिद्धांत पर प्रासंगिकता आरक्षण की नीति को वस्तुनिष्ठ आंकड़ों को आरक्षण पर समय पर तर्कसंगत बनाने की आवश्यक बल दें। इसका मॉडल आंसर क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत आरक्षण से व्यवस्था एक सकारात्मक भेदभाव पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन
का उपकरण है। इसका मूल उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों एसटी एससी ओबीसी को सामाजिक समानता, शैक्षणिक अवसर और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। हालांकि हालिया प्रवृत्तियों में से यह स्पष्ट यह प्रतीत होता है कि यह नीति अपने मूल सामाजिक सशक्तिकरण के मार्गों से भटककर राजनीतिक ध्रुवीकरण और चुनावी लुभावनवाद का साधन बनती जा रही है। आरक्षण के सामाजिक सशक्तिकरण के समाधान के रूप में सकारात्मक पक्ष क्या है? प्रतिनिधित्व में विद्युत आरक्षण की नीति निर्माण और सिविल सेवाओं में वंचित वर्गों को आवाज सुदृढ़ किया है और सामाजिक गतिशील इसमें निचली या जातियों के आर्थिक उत्थान या समान जीवन में जीने के अधिकार अनुच्छेद 21 को बढ़ावा दिया जाता है। और शैक्षणिक चेतावनी का वंचित समुदाय के उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता और पुनः पहुंच विस्तार हुआ है। और लोक लुभावनवाद राजनीतिक की चुनौती क्या है? डेटा का अभाव और चुनावी लाभ। कई बार राजनीतिक दल बिना किसी वैधानिक डेटा या आर्थिक मूल्यांकन के केवल चुनावी लाभ के लिए नए समुदाय आरक्षण देने की घोषणा करते हैं। कि जातिगत ध्रुवीकरण के आरक्षण की मांगों को लेकर होने वाले आंदोलन समाज को जाति के आधार पर विभाजित करते हैं, जिसमें सामाजिक और सौहार्द प्रभावित होता है। योग्यता बनाम प्रतिनिधित्व का तनाव। आरक्षण की सीमाएं को लगातार बढ़ाने के प्रयास से प्रशासनिक दक्षता अनुच्छेद 335 का योग्यता या मेरिट के बीच संतुलित बिगड़ रहा है। और अवशिष्ट वर्ग क्या है? क्रीमी लेयर का प्रदत्त आरक्षण का लाभ उसी वर्ग के भीतर कुछ समृद्ध परिवारों तक ही सीमित रह गया है, जिससे सबसे निचले पायदान पर मौजूद व्यक्ति का आज भी वंचित है। आगे की राय क्या है कि ताकि क्या वस्तुनिष्ठ डेटा आरक्षण देने बढ़ाने के आधारित पूरी तरह से अनुभवजन्य और पारंपरिक आंकड़ों या इंपेरिकल डाटा पर आधारित होना चाहिए। और न्यायिक सीमाओं का सम्मान। इंदिरा साहनीवाद 1992 सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% की सीमा और क्रीमी लेयर के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। आर्थिक और संरचनात्मक सुधार। केवल नौकरियों या आरक्षण देने के बजाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या कौशल विकास या निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने का ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष क्या है कि आरक्षण भारतीय सामाजिक न्याय का एक अनिवार्य स्तंभ है। इसके राजनीतिक औजार बनने के रोकने के इसका समय समय पर निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए, ताकि इसका लाभ वास्तव में समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। जंतर मंतर पर पुलिस सर्विलांस व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 31 चर्चा में। दिल्ली उच्च न्यायालय में जंतर मंतर पर स्थल में पुलिस सर्विलांस जो निरंतर हो रहे वीडियोग्राफी को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दी है। दिल्ली पुलिस की जवाब मांगा है कि संवैधानिक आयाम है कि मामला अनुच्छेद 19A, B और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी के बीच संतुलन की व्याख्या करता है। और न्यायालय यह तय करेगा कि सुरक्षा के नाम पर राज्य द्वारा की जाने वाली अनियंत्रित वीडियोग्राफी नागरिकों की मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है या नहीं। कि अनुच्छेद 21 या जीने का अधिकार, निजता का अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है। पीटी के लिए प्रारंभिक प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि एक राष्ट्र एक चुनाव सिंक्रोनाइज इलेक्शन के लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किन संवैधानिक प्रावधानों को संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, या अनुच्छेद 172 राज्य की विधानमंडलों की अवधि, अनुच्छेद 356 राज्यों के संवैधानिक तंत्रों की विफलता। इसका आंसर तीनों हो जाएगा। कि दोस्तों कि देश में एक साथ चुनाव के लिए अनुच्छेद 83 राज्य की विधानसभाओं के अनुच्छेद 172 के कार्यकाल को समायोजित करना होगा। इसके अलावा यदि कोई सरकार समय से पहले गिरती है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 या मध्यवधि कल्पों के लिए नियम भी बदलने होंगे। अतः तीनों संशोधन आवश्यक है। कि हाल ही में चर्चा में रही शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और निजता अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत 19A, B के तहत बिना हथियारों और शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होना अधिकार एक पूर्ण एब्सोल्यूट राइट है। और KL पटुस्वामी बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार 21 को के तहत मौलिक अधिकार पर घोषित किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। कि एक पैराग्राफ का अनुच्छेद 19A, B के तहत शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार पूर्ण नहीं है। इस पर भारत की संपूर्णता, अखंडता और सार्वजनिक व्याख्या के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरा बिल्कुल सही है। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन IPS के संदर्भ में कि इसे वाणिज्य एवं उद्योगों के मंत्रालय द्वारा प्रत्येक तिमाही में जारी किया जाएगा। यह सूचकांक भारतीय अर्थव्यवस्था या औपचारिक सेवा क्षेत्र में उत्पादन को मापने वाला पहला आधिकारिक मालिक उपाय होगा। इसका आंसर केवल 2 ही होगा। कि पहला गलत है, क्योंकि इसके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSP द्वारा मासिक या क्वार्टरली व्याख्या नहीं आधार पर लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम दूसरा बिल्कुल सही है। पहला सही नहीं, क्योंकि सेवा क्षेत्र के लिए यह पहला आधिकारिक मासिक समय सूचकांक होगा। दूसरा मुद्रास्फीति या लक्ष्यीकरण इन्फ्लेशन टारगेट के संबंध में निम्नलिखित कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधार मुद्रास्फीति लक्ष्य को निर्धारित करने में आधारित मौद्रिक नीति समिति MPS है। पहला गलत है, क्योंकि भारत में मौद्रिक स्फूर्ति लक्ष्य रिजर्व बैंक इंडिया द्वारा परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, न कि MPS द्वारा। दूसरा है कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित माध्यम से अवधि मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% है, जबकि प्रदेश में उतार चढ़ाव। दूसरा सही है, एकदम सही है। मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि अर्थव्यवस्था के लिए भारत में जैसे सेवा प्रदान देश में आर्थिक वृद्धि की सटीक मूल्यांकन के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के समांतर एक व्यापक सेवा उत्पादन सूचकांक ISP होना अनिवार्य है। चर्चा में कीजिए कि प्रस्तावित ISP सूचकांक नीति निर्माण को किस प्रकार सुदृढ़ करता है। कि भूमिका क्या होना चाहिए कि सांख्यिकी मंत्रालय MOSP द्वारा इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन ISP लाने की ख्याल या
निर्णय का उल्लेख करें और भारतीय सकल मूल्यांकन वर्धित जीबीए में सेवा क्षेत्र में 50% से अधिक योगदान रेखांकित करें। वर्तमान प्रणाली सफाई सीमाएं वर्तमान में विनिर्माण के लिए आईआईपी उल्लंघन है, लेकिन सेवा क्षेत्र में मासिक मूल्यांकन के लिए निजी क्षेत्र के एमपीआई सर्विसेज पर निर्भर रहना पड़ता है, जो व्यापक नहीं है। आईएसपी के लाभ क्या है? नीति निर्माताओं को मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों तैयार करने के लिए वास्तविक समय का सटीक सरकारी डेटा मिलेगा और व्यापार, परिवहन, वित्तीय सेवाओं जैसे 19 उप क्षेत्रीय की मासिक निगरानी से रोजगार और उपभोग के पैटर्न को समय पर समझा जा सकेगा। चुनौती क्या है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अनौपचारिक असंगठित सेवा क्षेत्र के डेटा संग्रह में आने वाली कठिनाई। निष्कर्ष क्या है कि आईएसपी का कार्यान्वयन भारतीय सांख्यिकी ढांचे को मजबूत करेगा और जीडीपी अनुमानों को अधिक सटीक बनाएगा। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि संविधान प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसे अनुच्छेद 19A के तहत वाक और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता में अंतर्निहित माना गया है। अनुच्छेद 19(2) के तहत भारतीय संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था के आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध है। कि दोनों सही है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 19A के तहत प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त अनुच्छेद 19(2) के तहत इस प्रकार की प्रतिबंध या रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। कि दूसरा पीटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस है। भारतीय परिसीमन आयोग रेल मिशन संबंध में परिसीमन नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है या भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है। परिसीमन आयोग की आदेशों का किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दोनों सही हैं दोस्तों। अनुच्छेद 82 के संविधान के तहत 10 प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिकार बनाती है, जिसके बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग गठित होता है। इसके आदेश में अंतिम होते हैं। इन्हें किसी भी कोर्ट या चुनौती नहीं दी जा सकती है। मुख्य परीक्षा के लिए के अभ्यास प्रश्न है। आगामी संसदीय सीटों के परिसीमन भारत के संघीय ढांचे के संबंध से क्या चुनौती प्रस्तुत करता है? कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? कि उत्तर है कि उत्तर मॉडल आंसर इस आएगा। परिसीमन की संविधान की पृष्ठभूमि अनुच्छेद 82 और आगामी मानसून सत्र के परिसीमन विधेयक को लेकर राजनीतिक घटनाओं की समीक्षा कीजिए। इससे पहले भी इस क्वेश्चन का दोस्तों विश्लेषण से मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आइए दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। संख्या और उत्तर के दक्षिण भारतीय राज्यों में बीच अल्पसंख्यक जनसंख्या के आधार पर सीटों की बढ़ाने की भारतीय राज्यों की तकनीकी और प्रतिनिधित्व को घटने की दर है। और सहकारी संघवाद, बेहतर स्वास्थ्य या परिवार नियोजन नीतियों को लागू करने वाले राज्यों को कम राजनीतिक शक्ति मिलने की विरोधाभास है। संभावित समाधान क्या? सीटों की संख्या की तय करने के लिए केवल जनसंख्या की वजह विकास सूचकांक जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और राजकोषीय दक्षता को भारांश या वेटेज देना या अमेरिकी सीनेट की तर्ज पर राज्यों की समान प्रतिनिधित्व देने की संभावना पर विचार करना। निष्कर्ष है कि भारत की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने के सभी हितधारकों के बीच आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। कि परिसीमन और भारतीय संघवाद की चुनौतियां। भूमिका क्या है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 82 इसका मॉडल आंसर की तहत जनगणना के बाद कि लोकसभा की सीटों में पुनर्गठन या परिसीमन प्रावधान करता है। कि वर्ष 2026 की सीटों में संख्या पर लगी रोक समाप्त होने के बाद आगामी परिसीमन भारतीय संख्या ढांचे के संबंधी गंभीर राजनीतिक और सांख्यिकी चुनौतियों को प्रस्तुत करने की है। कि संख्या और समान प्रतिनिधित्व असंतुलन भारत की राज्यों के जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार की जनसंख्या के भारत की केरल, तमिलनाडु की केवल जनसंख्या के आधार पर बनाने की संसद दक्षिण भारत की राजनीतिक और काफ़ी बढ़ सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लिया, इसको पढ़ लेना। आगे बात करते हैं कि संसद के मानसून सत्र में पहले अध्यादेश या ऑर्डिनेंस की विधायी प्रक्रिया पर बहस। कि संसद में आगामी सत्र को ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में जारी मध्य अध्यादेश के संसद के पटल पर रखने में विधायी प्राथमिकता को लेकर विभिन्न राजनीतिक या दलों में जो गर्मी से देखी संसदीय लोकतंत्र अध्यादेशों के जारी करने की शक्ति और सत्यता इसकी समय सीमा को हमेशा ज्वलंत संवैधानिक मुद्दा रहती है। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। भारत में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति संदर्भ में निम्नलिखित कथनों। संविधान में 123 के राष्ट्रपति समय अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति देता है जब संसद दोनों सदनों के कोई भी एक सत्र में ना हो। तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा। संसद द्वारा सत्र पालन शुरू होने की तिथि 6 सप्ताह की समाप्ति अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाता है यदि संसद उसे पहले ही अस्वीकार न करे। राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो। इसका तीनों आंसर हो जाएगा। कि अनुच्छेद 123 के तहत संसद द्वारा कोई भी संसद या कोई भी दोनों सदन द्वारा सत्र में न हो या राष्ट्रपति या विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियों या विद्यमान जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह अध्यादेश जारी कर सकती है। इसकी अधिकतम अवधि या संसद सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह होती है। संसद में के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 माह हो सकती है। इसलिए अध्यादेश का अधिकतम जीवन काल 6 महीने या 6 सप्ताह हो सकता है। अध्यादेश के विधायी सीमाएं वही हैं जो संसद के कानूनी होते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। संसद के अध्यादेश बार प्रयोग में करना, पृथकीकरण या सेपरेशन पावर के सिद्धांतों को कम करना या इस कथन का आलोक में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों नियमानों की प्रवृत्ति कि मॉडल दृष्टिकोण अप्रोच आंसर हो जाएगा। इस अध्यादेश जारी करने के असाधारण शक्ति अनुच्छेद 123 या 213 का संक्षिप्त उल्लेख करें। बॉडी में क्या लिखना? चुनौती बिना व्यापक संसदीय बहस के कानून बनाना और कार्यपालिका द्वारा विधायक के क्षेत्र में अतिक्रमण और न्यायिक रूप देशी व्यवधान बनाम बिहार राज्य 1987 या कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 2017 मामलों के हवाला जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अध्यादेश को बार जारी करना या रिप्रोमुलेशन संविधान के साथ धोखा है। निष्कर्ष है कि संसदीय सर्वोच्च बनाए रखने के लिए केवल आपातकालीन स्थिति इसका उपयोग करने की सलाह देते हुए संतुलित उत्तर समाप्त करें। इसका मुख्य आंसर हो जाएगा कि 123 के राष्ट्रपति
अनुच्छेद 213 के राज्यपालिका का अध्यादेश जारी करने की असाधारण विधायी शक्ति प्रदान करता है। इसका उद्देश्य संकट या विधानसभा सत्र में न होने वाले उत्पन्न आकस्मिक और आपातकालीन स्थितियों से निपटना। हालांकि विधायी प्रक्रिया के समान मांगे गए बचने के लिए अध्यादेश का बार बार प्रयोग में करना शक्ति का प्रतिकरण या सेपरेशन पावर का मूल सिद्धांत पर चोट करता है। मुख्य भाग क्या है कि शक्तियों का प्रतिकरण या सिद्धांत का चुनौती। विधायिका की अतिक्रमण कानून बनाना प्राथमिक रूप से विधायिका का कार्य है कि अध्यादेशों के माध्यम से कार्यपालिका का अनजानों में जानबूझकर विधायिका की शक्तियों को हासिल कर लेती है और लोकतांत्रिक जवाबदेही का अभाव। अध्यादेश बिना किसी संसदीय बहस समिति की समीक्षा या जनमत संग्रह के सीधे लागू होते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करते हैं। और मुख्य व्याख्यापन क्या है कि प्रोमulgation विधायिका की मंजूरी न मिलने पर भी बार बार अध्यादेश को नए नाम या रूप में जारी रखना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की खुली अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक रूप क्या है कि अध्यादेश के राज्य के खिलाफ समय समय पर बड़े दिशा निर्देश जारी करने और जीवी विधवा बनाम बिहार राज्य सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के उपयोग संसदीय विधायी प्रक्रिया को विकसित के रूप में नहीं किया जा सकता है कि राज्य द्वारा अध्यादेश का बार बार पुनः परीक्षापन प्रोमulgation संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग संविधान के साथ धोखा गया है। किशन कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 2017 में न्यायपालिका के न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि अध्यादेश का स्वतः पुनः परीक्षापन असंवैधानिक है। कार्यपालिका द्वारा विधायिका की संप्रभुता के इस प्रकार दरकिनार करना शक्ति के प्रतिकरण को सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है। इस प्रवृत्ति का रोकने का आवश्यक उपाय संसदीय बैठक की अनिवार्यता। राष्ट्रीय आयोग NCRWC की सिफारिश के अनुसार संसद के सत्रों की न्यूनतम कार्य दिवस संख्या जैसे वर्ष में 120 दिन की तय की जानी चाहिए और विधायिका संसदीय सत्र होते हैं सभी अध्यादेशों की अनिवार्यता के रूप में संबंधित संसदीय समितियों के पास समीक्षा के लिए भेजा जाना चाहिए। और न्यायिक समीक्षा का गैर अदालतों के संकटपूर्ण शक्तियों का प्रयोग डेप्लोरेबल लेजिस्लेशन के आधार पर राजनीतिक इरादों के लिए अध्यादेशों को तुरंत रद्द करे और नैतिक स्व नियंत्रण कार्यपालिका को केवल अत्यंत असाधारण या अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अध्यादेश का मार्ग चुनना चाहिए, न कि राजनीतिक लाभ के लिए। इसका अध्यादेश निर्माण एक आवश्यक सुरक्षा बल्ब या सेफ्टी बल्ब है, न कि समांतर या विधायी व्यवस्था। लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि कार्यपालिका संसद की सर्वोच्चता का सम्मान करे। अध्यादेश का प्रयोग केवल असाधारण रखने के लिए यह अचानक असाधारण संकटों तक ही नहीं सीमित होना चाहिए, ताकि शक्तियों के प्रतिकरण या सिद्धांतों पर जनता का यह लोकतांत्रिक विश्वास भी सुरक्षित रहे। दल बदल विरोधी कानून क्या है कि दल विरोधी एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है कि विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका क्या है कि संदर्भ में हालिया घटनाओं के राज्यों के विधानसभाओं के भीतर की दल बदल विधायिका की अयोग्यता की लेकर विधानसभा के अध्यक्ष या सेपरेटर के पास लक्षित के मामले में तीखा बहस चल रही है। अध्यक्ष में निर्णय को लेकर समय समय पर न्यायपालिका को विधायिका के बीच संतुलन को लेकर विमर्श जारी है। पीटी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची और दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर कौन सा गलत है। गलत इस सूचना की यदि मानवीय सदस्य या नॉमिनेशन मेंबर शपथ लेने के 6 महीने के भीतर राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे आयोग ठहराया जाएगा। पहला गलत है कि मूल दल के किसी भी अन्य दल की विलय के मामले में सदस्यों को आयोजन में छूट प्राप्त है कम से कम 2/3 की सदस्यों की विलय में सहमति हो। ये पहला। दूसरा सही है। तीसरा भी गलत है कि इससे संबंधित अंतिम सदन को अध्यक्ष या सभापति द्वारा लिया जाता है, जिसका न्याय पुनरावृत्ति या रिव्यू नहीं किया जा सकता है। तीसरा भी गलत है कि 6 महीने के बाद दल बदल या शामिल होना आयोग की 6 महीने के भीतर शामिल की लागू नहीं होता है कि गलत। तीसरा गलत है तो कि होलो हन बनाम अचिलू 1992 के मामले के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अध्यादेश का निर्णय न्याय के पुनर्लोकन या जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। कथन 2 बिल्कुल सही है। 91 संविधान संशोधन 2003 के 2 वर्षीयता का अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि दल बदल या कानून के विरोधी 10वीं अनुच्छेद की राजनीतिक स्थिरता में सीमा सफल विफलताओं के अध्यक्ष या सभापति की निष्पक्षता से जुड़ी चुनौतियों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसका आंसर का प्रारूप क्या हो जाएगा। दृष्टिकोण भूमिका होगा कि 92 संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची के जे के उद्देश्य को स्पष्ट करें। बॉडी में सफलता दल बदल की अन्य आयाराम गयाराम कल्चरल पर रोक, चुनी गई सरकार को स्थिरता प्रदान करना और चुनौतियां या खामियां कि अध्यक्ष के पास निर्णय लेने के लिए कोई निश्चित या समय सीमा या टाइम फ्रेम न होना, जिससे कि राजनीतिक लाभ के लिए निर्णयों में देरी जारी की जाती है। विधायकों की असहमति व्यक्त करने की तार्किक या आज़ादी का दमन होना और सुझाव का निर्देश दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव आयोग द्वारा सिफारिश के अनुसार अयोग्यता के फैसला का राज्यपाल द्वारा चुनाव का आयोग सलाह पर करने का अध्यक्ष के लिए 3 महीने के निश्चित समय सीमा तक करने की सुझाव दिया गया है। इसका मेन आंसर देखते हैं कि वो मॉडल आंसर नहीं है कि दल बदल विरोधी कानून राजनीतिक स्थिरता या पीठासीन अधिकारियों की भूमिका भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची की 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आयाराम गयाराम का कि अवसरवादी राजनीतिक पर रोक लगाना है। राजनीतिक दलों के अनुसार बनाम चुनी हुई सरकारों की स्थिरता पर प्रदान करता है। राजनीतिक स्थिरता
लाने की सफलता क्या किस समय सीमा तक सफल? थोक 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 दल बदल पर रोक। तो इसने व्यक्तिगत लाभ के लिए होने वाले लगातार दल बदल को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया है कि जनादेश की चुनाव के बाद विधायकों की द्वारा पाला बदलने की प्रवृत्ति कम हुई है, जिससे मतदाताओं के भरोसे की रक्षा हुई है कि नीतियों की निरंतरता भारत सरकारों की बार-बार की गिरने का डर कम होने से दीर्घकालिक विकास नीतियों का लागू करना संभव हुआ है। अध्यक्ष या सभापति निष्पक्षता से जुड़ी चुनौतियां समालोचनात्मक मूल्यांकन। पक्षपातपूर्ण रवैया क्या है कि अध्यक्ष या सत्ताधारी दल का सदस्य बना रहता है, वह अक्सर अपनों मूल दलों के राजनीतिक हितों के अनुसार काम करता है कि समय सीमा का अभाव क्या है कि कारण निर्णय लेने की कोई निश्चित अवधि नहीं है। अध्यक्ष अक्सर अयोग्यता याचिकाओं को महीनों तक लंबित रखते हुए ताकि सत्ताधारी दल को बहुमत का लाभ मिल सके। दल विभाजन का दुरुपयोग। वर्तमान में मूल दल बदल के 2/3 से विधायकों को विलय छूट प्राप्त है। उसका उपयोग अब व्यक्तिगत दल बदल के स्थान पर पूरी तरह से सरकारों निगरानी के लिए थोक दल बदल के रूप में किया जा रहा है। असहमति का दमन दल के भी विप के उल्लंघन के अयोग्यता के डर से विधायकों की रचनात्मक आलोचना और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर समाप्त हो जाती है। आगे की राय क्या है कि स्वतंत्र न्यायाधिकरण दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव का आयोग अनुसार अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति या राज्यपाल को चुनाव का आयोग पर सौंपा जाना चाहिए और निश्चित समय सीमा नेक चंद्र सिंह के मामले 220 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अध्यक्ष में 3 महीने के भीतर फैसला अनिवार्य रूप से लेना है और संशोधन के लिए अनिवार्यता केवल सरकार और विश्वास व्यवस्था पर भी समिति किया जाना चाहिए। घटना क्या कि IIM वर्ल्ड इकोनॉमिक्स द्वारा ये आउटलुक लिया है। भारतीय विकास अनुमान GS पेपर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था से संपादकीय न्यूज है कि अंतर्राष्ट्रीय कोष के मुद्रा IMF 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमी के आउटलुक की अपडेट भारत में दुनिया की सबसे तेजी से बदलती और बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक माना गया है। हालांकि वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण IMF ने भारत की निकट अवधि को वित्त वर्ष में 2026-27 के विकास अनुमान को थोड़ा घटाकर 6.4% कर दिया है, जो पहले 6.5% था, लेकिन वित्त वर्ष 2027-28 के लिए इसे बढ़ाकर 6.7% रहने की अनुमान आ गया। पीटी के लिए क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी करता है? उसका सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा। मुख्य परीक्षा के लिए कि भू राजनीतिक तनाव के बाहरी भारतीय अर्थव्यवस्था के अपनी आर्थिक मजबूती के प्रदर्शित की रही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF के हालिया आर्थिक आउटलुक के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों का इसका मॉडल आंसर हो जाएगा कि IMF जुलाई 2026 आउटलुक हवाला देते हुए 6.4% अनुमानित विकास दर सबसे तेजी दौड़ते हुए बड़ी अर्थव्यवस्था से दर्ज में स्पष्ट करें। मजबूती के कारण यह मजबूती घरेलू मांग या भारत की रिकवरी के असर पर घरेलू दर पर पहुंच रक्षा निर्यात के फाइनेंशियल ईयर 2026 में 38,424 करोड़ रुपए की बदला हुआ सर्विसेज सेक्टर है और बाहरी चुनौतियों के वैश्विक असर व्यापार युद्ध जैसे अमेरिका द्वारा लगाए गए हालिया टैरिफ पर कच्चे तेल की दामों में अस्थिरता रुपये के मूल्य में उतार चढ़ाव निष्कर्ष संरचनात्मक सुधारों के जरिए IMF को निर्धारित विश्लेषण ऊर्जा के क्षेत्र में कम करने की है। इसका मेन आंसर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जुलाई 2026 के हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अपडेट के अनुसार वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास दर 6.4 अनुमानित है। इसके साथ ही भारत की विश्व की सबसे तेज दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था का दर्ज बनाई हुए यह वृद्धि दर ऐसे समय में आई है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत भूराजनीतिक विखंडन और उच्च ब्याज दरों पर जूझ रही हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की आंतरिक मजबूती रेसिलियंस में रेखांकित करती है। कि आंतरिक मजबूती क्या है कि घरेलू मांग या रिबस्ट डोमेस्टिक वैश्विक मुद्रास्फीति विरुद्ध भारत की विशाल घरेलू खपत और निजी निवेश प्राइवेट कैपेक्स आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए मुख्य चालक है। रक्षा निर्यात की ऐतिहासिक उछाल भारत की रक्षा क्षेत्र में उतार आयात निर्यात से निर्यात बनने की ओर अग्रसर। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 भारत को रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 रिकॉर्ड के असर पहुंच गया, जो जिसे चालू घाटा CAD को संतुलित करने की मदद करते हैं। विस्तारित क्षेत्र क्या है कि सर्विस सेक्टर की IT और डिजिटल सर्विस बुनियादी ढांचे DPI वित्तीय सेवाओं में निरंतर वृद्धि ने रोजगार और वित्तीय मुद्रा भंडार को सुरक्षा कवच प्रदान किया है और मजबूत व्यापक और आर्थिक संकेतों को कर संग्रह GST और प्रत्यक्ष कर में लगातार वृद्धि के राजकोषीय समय फिस्कल कंसोलिडेशन में प्रति सरकार की परिपक्वता निवेशन का भरोसा बढ़ाया और विद्यमान बाहरी चुनौतियां की जोखिम की वैश्विक व्यापार और युद्ध ट्रेड को वार्स अमेरिका द्वारा हाल ही में लाए गए ट्रेड और संरक्षणवादी नीतियों के संरक्षण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है, जिससे भारतीय निर्यात प्रभावित हो सकता है और कच्चे तेल की दामों में अस्थिरता मध्यम वर्ग यूक्रेन में जारी भू राजनीतिक तनाव को कारण कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता बनी हुई है, जो भारतीय आयात को बिल और घरेलू मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन की बढ़ती और रुपयों में उतार चढ़ाव के कारण रिजर्व मौलिक नीतियों के कारण उतार चढ़ाव से पूरी पूंजी को बही बढ़वा या कैपिटल आउटफ्लो के जिसमें रुपये को दबाव बढ़ता है। आगे की राय क्या है कि अर्थव्यवस्था की झटकों में के खिलाफ सराहनीय लचीला दिखाया कि लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता के लिए निरंतर संरचनात्मक सुधार जैसे श्रम या भूमि सुधार अनिवार्य भारत को नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी तो हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा लेकर ऊर्जा की आयात को निर्भरता कम करना होगा। घरेलू विनिर्माण जैसे PLI योजना और मजबूत करके भारत की वैश्विक अस्थिरता के बीच अपनी संपूर्ण आर्थिक वृद्धि को सुरक्षित कर सकता है। दूसरा है कि भारत की खुदरा मुद्रास्फीति GPS पेपर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति की हालिया में भारत के अनुसार मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन रेट की 4.38% से बढ़कर 3.9%। इसके बारे में चर्चा कर लिया था दोस्तों, इसको पढ़ लेना, इसका मॉडल आंसर भी है, इसको पढ़ लेना, इसके बारे में चर्चा कर लिया। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही, थैंक यू।